section. The very first topic we are going to take is the Rule 8 and the powers and the responsibilities vested in the Rule 8 for the valuers, registered valuers. तो यहाँ पे हम बात करते हैं रजिस्टर्ड वैल्यूज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बट जो आज का सिनारियो है बैंकिंग वैल्यूएशन का, चाहे वो सरफेसी है, चाहे वेल्थ टैक्स एक्ट है, चाहे कंपनी एक्ट है। कंपनी एक्ट ने सेक्शन 247 के अंदर रूल्स फ्रेम किए। उन रूल्स को फ्रेम करने के बाद उसमें हमें एम्पावर किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की और हमें कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की गई अथॉरिटी के द्वारा कि हमें क्या क्या फॉलो करना है टू क्रिएट ए हेल्दी वैल्यूएशन रिपोर्ट। उसके बाद जब ये सारी चीजें फिक्स कर दी गई, देन आफ्टर बैंक स्टार्ट फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर जो भी वैल्यूअर आज के टाइम पे नेशनल बैंक्स के लिए काम कर रहे होंगे, उनको ये प्रॉपर ध्यान में होगा कि हर वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ एट द लास्ट ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट कुछ 4 पेजेस ऐसे हैं जो अटैच करने कंपल्सरी कर दिए गए। अगर आप लोगों ने उन 4 पेजेस को बड़े ध्यान से पढ़ा होगा, मॉर्निंग सर, तो उसमें अगर आप देखोगे इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन रूल 8 नेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स, caveats, limitations and disclaimers. Let me show you once. See, this annexure A is mandatory now to attach with the valuation report by nationalized banks. This annexure is a undertaking containing various points. Then this model code of conduct for valuers. See, in the very much heading, it is taken from the registered valuer and valuation rule 2017. तो जिन भी वैल्यूअर्स के माइंडसेट में ये है कि जो ये सीपी है, सीओपी है, हम तो कंपनी की कोई वैल्यूएशन कर नहीं रहे, तो ये सब चीजें बैंकिंग वैल्यूएशन में कहीं काम नहीं आएंगी। ये प्लीज अपना माइंडसेट चेंज करें। ये आपके ऊपर लायबिलिटी ऑलरेडी फिक्स कर दी गई है बैंकिंग वैल्यूएशन में भी। See, all of these rules, code of conduct, ethics are taken from the registered valuers and valuation rule 2017 in the banking valuation. Background information, purpose of the valuation, identity of the valuer, disclosure, caveats, limitation, disclaimers. अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि ये चीजें कहाँ से कैसे आई हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और उनमें क्या क्या चीजें हैं जो हमें सीखनी है, समझनी है और यूज करनी है। फर्स्ट स्टेप हमें ये क्लियर हो गया कि बैंकिंग वैल्यूएशन में ये चीजें आ चुकी हैं और हमें इनकी सीरियसनेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और ये बहुत एक लीगल राइट है और लीगल एक तरह का एनवेल्प है जो एक वैल्यूअर को दिया गया है। मेरे अकॉर्डिंग इन सीएलडीज और इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स और रूल 8 को समझे बिना अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हो तो आप बहुत एक रिस्क में रह के काम कर रहे हो। Let's start with the presentation. See, it's all part of the peer review. अब peer review का मतलब क्या है? टर्म पीयर का मतलब है वो पर्सन जो सिमिलर स्टैंडिंग रखता है, अंडरस्टैंडिंग रखता है आपके काम के रिलेटेड।
रिव्यू का मतलब है जनरल सर्वे और असेसमेंट। तो पीयर रिव्यू का जो बेसिक मीनिंग है वो है रिव्यू ऑफ वर्क डन बाय प्रोफेशनल बाय अनदर प्रोफेशनल सिमिलर स्टैंडिंग। तो इसमें अगर आपकी रिपोर्ट्स का कोई रिव्यू करेगा तो दैट विल बी डन बाय द प्रोफेशनल ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें ये हो गया है कि अब एक बैंकर जो कि वैल्यूअर नहीं है वो रिव्यू नहीं करेगा रिपोर्ट। एक रजिस्टर्ड वैल्यू सिमिलर अंडरस्टैंडिंग के साथ वो आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स को रिव्यू करेगा। पहले क्या रहता था सिनारियो में कि आपकी वैल्यूएशन को क्वेश्चन किया जाता था एक नॉन वैल्यूअर के द्वारा। जो टेक्निकलिटीज, जो टर्म, जो वर्किंग, जो मेथोडोलॉजी, जो अप्रोच एक वैल्यूअर को पता है, हाउ कैन नॉन वैल्यूअर कमेंट ऑन दैट। बट पीयर रिव्यू के प्रोसेस में उस चीज को ओमिट कर दिया गया है और प्रोफेशनल सिमिलर स्टैंडिंग को पीयर रिव्यू करने के लिए बोला गया है। अब बात आती है कि चलो ठीक है पीयर रिव्यू किया जाएगा आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स का, लेकिन अगर हम क्वेश्चन करें कि व्हाट इज ए हेल्दी वैल्यूएशन रिपोर्ट, हम एक ऐसी रिपोर्ट कैसे फ्रेम करें कि वो उसके ऊपर जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, क्वेरीज हैं, या कोई भी उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव उसकी अप्रोच है, उसको मिनिमाइज किया जाए। तो उसके लिए वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017 में रूल 8 दिया गया है। रूल 8 इज अबाउट कंडक्ट ऑफ वैल्यूएशन। अब रूल 8 में कंडक्ट ऑफ वैल्यूएशन में द वेरी फर्स्ट पॉइंट, द मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमें जो भी वैल्यूएशन करनी है that should be according with the internationally accepted valuation standards or valuation standards adopted by any registered valuer organization. अब right now हम जो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं दे आर IVS, इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स। अब इंटरनेशनल वैल्यूएशन जो स्टैंडर्ड्स हैं उनमें एक वैल्यूएशन को लेके कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द वैल्यूएशन, what are the various approaches to conduct evaluation, what should be the basis of evaluation, what should be the premise of the evaluations, what are the legal terms, what are the approaches। काफी ज्यादा पार्ट जो हमने एग्जाम को क्लियर करने से पहले स्टडी किया था, मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच, ये सब डेटा इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स। सो जब तक हमें इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स की जो टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स, उसको हम रीड नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, हम उन अप्रोचेस को फॉलो नहीं कर सकते। और जब तक हम उन अप्रोचेस को फॉलो नहीं कर सकते हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट पीयर रिव्यू में फेल रहेगी। सो यू शुड बी इन कंप्लीट नॉलेज ऑफ द IVS। IVS एक बहुत बड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, नियरली जो उसमें अपने पढ़ने की चीजें हैं नियरली 80 to 90 पेजेस हैं। अगर कोई वैल्यूअर उसको एक 1 फुल डे दे तो कंप्लीटली सिंपल टर्म में है, वो सिंपल टर्म्स हैं जिसमें से हमने 50% ऑलरेडी एग्जाम से पहले स्टडी किया हुआ है। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रीड, स्टडी एंड ग्रैस्प। सो मेजर पॉइंट रूल 8 का ये है कि वैल्यूएशन शुड बी कंडक्टेड एज पर द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स। और द सेकंड थिंग इज, जो एक वैल्यूअर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि अगर ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ वैल्यूएशन you need help of the another valuer or another person, for example आपको एक 20 to 25 एकड़ की साइट की वैल्यूएशन के लिए बोला जाए और you are unable to measure that site as point of, as अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो you can hire a surveyor, आप उसकी इनपुट्स ले सकते हो, बट
उन इनपुट्स को आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। द थर्ड इज कि जो एक रिपोर्ट है उसमें अगर हम कई वैल्यूज का क्वेश्चन रहता है कि जी एक फॉर्मेट दे दो वैल्यूएशन रिपोर्ट का। सी कोई फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। टोपोग्राफिकल चेंजेस इंडिया में इतने ज़्यादा हैं कि एक फिक्स फॉर्मेट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हाँ, रूल 8 में जो चीज़ें बताई गई हैं अगर वो एक वैल्यूएशन रिपोर्ट में है, चाहे वो रिपोर्ट 5 पेजेस में कंप्लीट हो रही है चाहे 50 में, अगर ये चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेटेड हैं तो दैट रिपोर्ट इज ओके। अब पॉइंट 3 में जो बेसिक टर्म्स उन्होंने बताई हैं जो एक रिपोर्ट में होनी चाहिए वो है बैकग्राउंड, पर्पस, identity of the value, disclosure of value interest, date of appointment, valuation date, date of report, inspections and investigations undertaken, nature and sources of information, procedures adopted, restrictions on use of report, major factors, conclusions, and the last is caveats, limitations and disclaimers. See, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको वो वैल्यूएशन रिपोर्ट के लास्ट पेजेस दिखाए थे, उसमें देखिए वो एक टेबल में एक कॉलम था कैवेट्स, लिमिटेशंस एंड डिस्क्लेमर्स। सी आपको अथॉरिटी ने इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स भी दे दिए, उसमें आपको कंटेंट्स भी बता दिए कि एक वैल्यूएशन रिपोर्ट के क्या कंटेंट होने चाहिए। फिर उसके बाद उसने आपको सेफ गार्ड करने के लिए 2020 में एक हैंडबुक लॉन्च किया अबाउट कैवियट्स, लिमिटेशन एंड डिस्क्लेमर्स, जिसके बारे में अभी हम आगे पूरा डेप्थ में स्टडी करेंगे। ये एक तरह का लीगल एनवेल्प है एक वैल्यूअर को सेफ गार्ड करने का अबाउट हिज वैल्यूएशन रिपोर्ट। आपके ऊपर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मार्क करके दी गई हैं, रूल्स भी फ्रेम करके दे दिए गए हैं, कंटेंट्स भी रिपोर्ट के बता दिए गए हैं। उसके बाद जो जो आपने CLDs रिपोर्ट में यूज करने हैं वो भी बता दिए गए हैं। तो इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ दे दिया गया है, बहुत बहुत डिटेल में भी दिया गया है, बस आपको उसको समझ के यूज करना है वैल्यूएशन रिपोर्ट में। और ये बैंकिंग वैल्यूएशन में भी एप्लीकेबल हो चुका है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये बैंकिंग वैल्यूएशन का पार्ट बन चुका है। सी अब बात करते हैं कि ये जो डिस्क्लेमर है, जो CLDs हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी। जब ड्राफ्ट वैल्यूअर बिल आया था उस टाइम पे सेक्शन 59 उसका यही कहता है कि डिस्क्लेमर तो यूज करना है, लेकिन वो डिस्क्लेमर कुछ इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वो वैल्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाइल्यूट करे किसी भी तरह से। हम कुछ ऐसा डिस्क्लेमर देके वैल्यूएशन रिपोर्ट को नहीं सबमिट कर सकते जिसमें हमारी बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डाइल्यूट हो रही है। सो हमें इन चीजों को ध्यान में रख के किसी भी CLD को यूज करना है। जब एक CLD की हैंडबुक इशू की गई थी तो उसके 3 सेक्शन थे। इनकी जरूरत क्या थी? फर्स्ट सेक्शन नीड ऑफ दीज, गाइडेंस ऑन यूज, इलुस्ट्रेटिव एग्जांपल्स। देखिए नीड का जो नीड है वो तो हमें पता है, नीड इसलिए है कि एक जो डॉक्यूमेंट है उसको काफी तरीकों से इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो जब तक हम उस पे लिमिटेशन, उस पे जब तक हम कोई डिस्क्लेमर या कैविएट नहीं यूज करेंगे, हम उसके वैल्यूएशन के पर्पस को या उसके यूज को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। एक डॉक्यूमेंट का यूज एक कैविएट, लिमिटेशन, डिस्क्लेमर से ही रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जब भी हम एक वैल्यूएशन फ्रेम करते हैं दैट इज ए पर्टिकुलर फॉर ए पर्पस, उसको अनलिमिटेड तरीकों से यूज नहीं किया जा सकता। तो CLD की तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरत थी, और उसके बाद लिमिटेशंस भी हैं, डिस्क्लेमर्स भी हैं। तो एक अगर हम लिमिटेशन की बात करें, a limitation arises if the RV is unable to obtain sufficient information and explanation considered necessary for the purpose of valuation.
फॉर एग्जांपल कि सेम एग्जांपल है, लिमिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया, तो दैट इज द लिमिटेशन, कि वो आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, दैट इज नॉट ए लिमिटेशन। लिमिटेशन को अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से समझें, लिमिटेशन का क्या मतलब है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमें किसी भी तरह का ऐसा लिमिटेशन यूज नहीं करना है रिपोर्ट में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डायल्यूट करे। तो एक वैल्यूअर का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जैसे उसके पास कोई असाइनमेंट इंगेज किया जाता है उसको, तो जो भी उसके लिए उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो अपने क्लाइंट से मांग सकता है। कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंफॉर्मेशन, अगर उसके मांगने के बाद उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है और वो सेटिस्फाइड है वैल्यू कि हाँ दिस इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट साइड, और वो अपनी वैल्यूएशन को कैरी करता है, उसके बाद अगर कोई लिमिटेशन अराइज होती है, ये लिमिटेशन उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल दी सेम काइंड ऑफ लिमिटेशन रिगार्डिंग द सर्वे ऑफ द लैंड, और आप ड्यूरिंग दी विजिट आपको पता चलता है कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट है, कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, तो कोई लिमिटेशन आपको अराइज हुई विजिट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, या फिर उस एस्पेक्ट को समझने के लिए, तो आपको एम्पावर किया गया है कि आप एक इनपुट्स ले सकते हो फॉर दैट लिमिटेशन अराइज होती है अगर मौके पे, किसी और प्रोफेशन की इनपुट आप उसमें ले सकते हो। तो दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज ए लिमिटेशन। लेकिन हाँ, कभी भी आप ऐसा नहीं लिख सकते वैल्यूएशन रिपोर्ट में कि मैंने ये डॉक्यूमेंट उनसे मांगा था लेकिन ये डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया, तो इसकी वजह से मेरी वैल्यूएशन रिपोर्ट पे ये चीज है। नहीं, दैट इज नॉट लिमिटेशन। अगर आपको लग रहा था कि आप एक वैल्यूएशन रिपोर्ट को नहीं फ्रेम कर सकते उस डॉक्यूमेंट के बिना, या फिर उस डॉक्यूमेंट के बिना एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वैल्यूएशन रिपोर्ट में, तो आपको उस टाइम पे उसको डिनाई करना चाहिए, ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाइल्यूट करना चाहिए। एंड अब हम बात करते हैं डिस्क्लेमर की। ए डिस्क्लेमर इज रिक्वायर्ड इन एवैल्यूएशन रिपोर्ट टू मिटिगेट द पोटेंशियल रिस्क ऑफ द आरपी। डिस्क्लेमर इज मोस्टली ए लीगल टर्म। देखिए इसका मतलब भी यही है कि दिस इज यूज्ड टू मिटिगेट द पोटेंशियल रिस्क ऑफ द आरपी। How this works? A disclaimer protects the rights of a RV by cautioning and dissuading others when using the contents of the valuation report. See, आप एक वैल्यूएशन रिपोर्ट दे रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो आप उसमें एक डिस्क्लेमर नीचे लिखोगे कि दिस रिपोर्ट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर दिस पर्पस। अगर आप कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर एग्जांपल वीजा पर्पस के लिए दे रहे हो, तो उसमें आप लिखोगे दिस रिपोर्ट इज ओनली फॉर वीजा पर्पस, ताकि अगर कल को फॉर एग्जांपल अगर वो वैल्यूएशन रिपोर्ट किसी और अथॉरिटी के पास सबमिट कर दी जाती है, उसके ऊपर आपके ऊपर लीगल लिटिगेशन अराइज ना हो। सो डिस्क्लेमर एक लीगल एनवेल्प है टू मिटिगेट द पोटेंशियल रिस्क ऑफ द आरपी, और एक तरह की वार्निंग भी है और रिस्क को मिटिगेट करने का तरीका भी है। देखिए अभी कई बार ना एक कंफ्यूजन का बात रहता है कि जब हम कैविएट्स, लिमिटेशंस और डिस्क्लेमर यूज करते हैं, ये हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं कि दिस इज कैविएट, दिस इज लिमिटेशन एंड दिस इज डिस्क्लेमर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसको जो कंटेंट को जिसको हम सबमिट कर रहे हैं, जिस वैल्यूएशन रिपोर्ट को हम जिस अपने क्लाइंट को सबमिट कर सकते हैं, हो सकता है वो जो कैविएट है उसके लिए डिस्क्लेमर की तरह काम करे, हो सकता है वो लिमिटेशन उसके लिए डिस्क्लेमर की तरह काम करे, बट उसमें कोई मेजर इशू नहीं है अगर आप अपनी रिपोर्ट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस कैविएट, लिमिटेशन, डिस्क्लेमर को सही तरीके से यूज कर रहे हो, तो जो आगे उसको इंटरप्रेट करने वाला है उसमें आपका कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगा। और ये एक प्रैक्टिकल चीज है, आपके लिए कोई चीज लिमिटेशन हो सकती है, उसके लिए क्लाइंट के लिए वो चीज डिस्क्लेमर हो सकता है।
बट एज ए वैल्यूअर आपको ये CLD यूज करना है, नॉट एज ए क्लाइंट। एज ए वैल्यूअर आपको ये CLD प्रॉपर सही तरीके से कहाँ कहाँ पे कैसे यूज होंगे वो यूज करने हैं। अभी एक बात आती है जो मैंने अभी इससे पहले डिस्कस की थी कि हम लिमिटेशन में ये नहीं लिख सकते कि मुझे क्लाइंट ने ये डॉक्यूमेंट या ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि CLD में ये चीज ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है कि हमें एक वैल्यूअर से एफर्मेटिव स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए कि जो भी क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्शंस दी, अजम्पशंस दी, डॉक्यूमेंट्स दिए, इंक्वायरीज दी, वो आपने रिव्यू की हैं। आप की वैल्यूएशन के ऊपर फॉर एग्जांपल एक लिटिगेशन अराइज हो गया, उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये डॉक्यूमेंट्स तो मैंने दिए थे लेकिन मैं रिव्यू नहीं किए मैंने, इसलिए शायद कुछ मिस रह गया। नो, ये अलाउड नहीं है। CLD में बोला गया है कि इट शुड बी ए एफर्मेटिव स्टेटमेंट, कि जो भी इंफॉर्मेशन अजम्पशंस या डेटा दिया गया मुझे वो मैंने ड्यू डिलीजेंस के साथ अप्रोप्रिएटली रिव्यू किया था, इंक्वायरीज कंडक्ट की थी जो जो मेरे स्कोप ऑफ वर्क में थी, और उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने प्रॉपर्ली यूज किया। द सेकंड एफर्मेटिव स्टेटमेंट ये रहना चाहिए कि हाँ मुझे प्रॉपर टाइम मिला था वैल्यूएशन रिपोर्ट करने के लिए। अब मान लीजिए लिटिगेशन अराइज हो गया, आप वहां पे कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो जी इन्होंने 3 दिन ही दिए थे, मैं 3 दिन में इतनी बड़ी वैल्यूएशन कैसे करता, मुझसे ये रह गया, मुझसे वो रह गया। दैट इज नॉट अलाउड। जब एक क्लाइंट के द्वारा आपको अप्रोच किया जाता है किसी असाइनमेंट के लिए, तो यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दिस। आपको अपने ऑफिस में एक इंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करना है अकॉर्डिंग टू ऑल दिस। उसमें आपने को प्रॉपर मेंशन करना है एज पर द असाइनमेंट, एज पर द स्कोप ऑफ द असाइनमेंट, कि मुझे कितना टाइम चाहिए। उसमें आपको प्रॉपर मेंशन करके क्लाइंट के साइन भी करवाने हैं, ताकि कल को अगर फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट से मांग लिया कि आई नीड 1 वीक, और आप साइट की विजिट करते हो और उस पता चलता है कि इसमें जो स्कोप ऑफ वर्क है इसमें मुझे और प्रोफेशनल्स की भी इनपुट चाहिए, तो मुझे तो 1 वीक और लगेगा। लेकिन उधर से क्लाइंट प्रेशराइज कर रहा है कि यार आपने तो 1 हफ्ता मांगा था, 1 हफ्ता निकल गया है, प्लीज सबमिट द रिपोर्ट। और आप एंगेजमेंट लेटर में ऐसा क्लॉज डालना भूल गए कि अगर कोई एक्स्ट्रा टाइम मुझे चाहिए आफ्टर द साइट विजिट, दैट विल बी कन्वेड टू यू, और वो मुझे चाहिए ही रहेगा। और आपने उस प्रेशर में फॉर एग्जांपल उसको रिपोर्ट को सबमिट कर दिया, और उस पर कोई लिटिगेशन अराइज हो गया, और आप वहां पे बोल रहे हो कि मुझे तो जी प्रॉपर टाइम नहीं मिला एक वैल्यूएशन को कैरी करने के लिए, तो दैट इज नॉट अलाउड। CLD में ये क्लियरली लिखा गया है कि एफर्मेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए एडिक्वेसी ऑफ इंफॉर्मेशन और टाइम के रिगार्डिंग। अब बात आती है कि जो CLDs हैं, हम बात करें कि CLDs को इशू करने के बाद देखिए जिस हिसाब से अपना पूरा टॉपोग्राफिकल एरिया है, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, अलग अलग तरह का लिमिटेशंस हैं, अलग अलग तरह के डिस्क्लेमर्स हैं, इतने वैल्यूअर्स हैं, तो हर बंदा अपनी तरह से कुछ ना कुछ इसको इंटरप्रेट करेगा। तो उस चीज को ओमिट करने के लिए अथॉरिटी ने एक सैंपल भी प्रोवाइड किया गया कि कौन कौन से करने हैं और कौन कौन से CLDs यूज नहीं करने हैं। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं कि जिन CLDs को आपने बिल्कुल यूज नहीं करना, और उन वैसी एग्जांपल्स भी दी हैं जिन CLDs को आपने यूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑलरेडी सारी वोकेबलरी डिफाइंड है। अगर आप सेम टू सेम CLD वैल्यूएशन रिपोर्ट में जब मेंशन करते हो तो दैट इज ओके। और कुछ CLDs तो ऐसे हैं जो आपको बहुत मेजर तरीके से एक लिटिगेशन से सेफ गार्ड करते हैं।
See, the very first CLD not to be used, business plan forecast received from the client. ये वही पॉइंट है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें बिजनेस प्लान या फोरकास्ट की अगर बात कर रहे हैं तो ये इन टर्म्स ऑफ बात कर रहा है एसएफए वैल्यूज के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर हम बिल्डिंग प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अमित जी एक मिनट, फ्रेंड्स, these are the illustrative CLDs not to be used. These are not to be used in your reports. Please remember and note it down. These should not be used in your reports as per this circular. Yes, sir. Please continue. Sorry to interrupt. आरबी कोई ऐसा डिस्क्लेमर नहीं दे सकता कि जी मुझे ये चीजें प्रोवाइड की गई मैनेजमेंट से, मैंने अपने ड्यू डिलीजेंस बिल्कुल नहीं इस पे अप्लाई की, ना इसको रिव्यू किया, ना रीजनेबिलिटी टेस्ट किया इसके ऊपर, बस जैसे उन्होंने दिया मैंने वैसे ही यूज कर लिया। ठीक है, एक हमें है, मान लीजिए एक हमें अप्रूव्ड मैप प्रोवाइड किया जाता है, एक वैल्यू का काम नहीं है उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल ही नहीं देख रहे और उसके सिर्फ उस पार्ट को देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे टोटल कवर्ड एरिया लिखा है और उसको वैसे की यूज कर रहे हो, सो दैट इज नॉट ए ड्यू डिलीजेंस। एटलीस्ट एज ए वैल्यूअर और एज ए एक्सपीरियंस्ड वैल्यूअर आपको पता है कि एक अप्रूव्ड मैप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक अप्रूव्ड मैप आ गया एमसी का जिसमें लोकेशन प्लान नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टी लोकेट नहीं की गई और उसके ऊपर कोई प्लॉट नंबर भी नहीं है, बस ठीक है ओनर का नाम है, टोटल एरिया एंड ऑल साइन है, बस बात खत्म। ठीक है, आपने उसको यूज कर लिया और बाद में आप उसमें डिस्क्लेमर दे रहे हो कि जी मुझे तो जैसा दिया गया था मैंने वैसे ही किया, आई एम नॉट ए ऑथोराइज्ड पर्सन टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैप। आपको ये कोई नहीं बोल रहा कि आप डिपार्टमेंट में जाके उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो, बट एटलीस्ट आपको उसका कंटेंट तो चेक करना चाहिए ना कि हाँ उसमें ठीक है, साइट्स ठीक है, अप्रूव्ड मैप में हाँ ठीक है, ओनर का नाम ठीक है, कवर्ड एरिया ठीक लिखा हुआ है, लोकेशन प्लान मेंशन्ड है, क्या इस पे जो जो स्टैंप होती है ऑफिस वो है इस पे, क्या इसके साथ हमें सैंक्शन लेटर दिया जा रहा है, हाँ दिया जा रहा है। दिस इज द ड्यू डिलीजेंस जो आपको अप्लाई करनी ही करनी पड़ेगी। इसको इससे बचने के लिए आप डिस्क्लेमर नहीं दे सकते। फिजिकल वेरिफिकेशन, एक रजिस्टर्ड वैल्यू नहीं कह सकता कि मैंने इस प्रॉपर्टी को, टेंजिबल एसेट को, इट इज अबाउट टेंजिबल एसेट्स, कि मैंने इसको फिजिकली वेरीफाई नहीं किया है। तीसरी बात, एक बात आती है मार्केट सर्वे की। जब हम फिजिकल पहले हम इंगेज करते हैं, फिर हम उसके बाद उसके फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं साइट की। ठीक है, हमने उसका सारा फिजिकल वेरीफाई किया, उसका देखा क्या एरिया है, कितना बड़ा प्रॉपर्टी है, या फिर प्लांट मशीन के लिए क्या क्या ये मशीन्स हैं, किस तरह की मशीन्स हैं। एक एसएफए के लिए उसको जो डेटा दिया जाता है लाइक डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, कंपैरेबल कंपनीज, कंपैरेबल ट्रांजैक्शंस, तो हम उसके बाद फॉर एग्जांपल मार्केट सर्वे करते हैं रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी। हमें जी रेट पता करना है, हम बस एक फॉर्मेलिटी के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए, फिर दूसरे के पास गए, फिर तीसरे के पास गए, नोट डाउन किया, लिखा, रिपोर्ट में मेंशन कर दिया। आपको उस मार्केट डेटा की एप्रोप्रिएटनेस टेस्ट करनी पड़ेगी कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हो कि ये किस सेंस में बात कर रहा है, किस टर्म्स में आपको डेटा दे रहा है, क्या ये आपको ब्लफ तो नहीं कर रहा, क्या ये ऑलरेडी सेट तो नहीं किया गया इसको ये चीजें बताने के लिए। तो आपको जो भी आप मार्केट डेटा रिसीव करते हो मार्केट से, उसकी एप्रोप्रिएटनेस चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप उसको नहीं चेक करते तो आप उससे रिलेटेड डिस्क्लेमर नहीं यूज कर सकते। और फोर्थ मेजर पॉइंट, हिस्टोरिकल एनालिसिस। आप कह रहे हो कि मैं साइट पे गया, मैंने तो देखा कि आज की वहां की ये स्टेज है, ठीक है, और फ्यूचर में आज के ये रेट है, ये मेरा तो इतना ही काम था, बस मैंने इसको यहाँ तक खत्म करके रिपोर्ट को वाइंड अप करके दे दिया गया, मुझे इसका हिस्टोरिकल रिव्यू सिस्टम कुछ भी नहीं पता।
हिस्टोरिकल एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि हमने उसकी कोई कार्बन डेटिंग करनी है प्रॉपर्टी की, या हमने कुछ उसका बहुत 100 साल पीछे चला जाना है। हिस्टोरिकल डेटा कई मायनों में इंटरप्रेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी इंडस्ट्री की वैल्यूएशन करने जाते हैं, हिस्टोरिकल एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर इसका CLU था उस टाइम पे। क्या अगर क्लाइंट कह रहा है कि जी मेरी इंडस्ट्री ये 2002 में इस्टेब्लिश हुई थी, उस टाइम पे टाउन प्लानिंग एक्ट का CLU का क्लॉज एप्लीकेबल नहीं था, तो मैंने CLU नहीं करवाया। तो क्या आपने चेक किया कि हाँ ये इंडस्ट्री 2002 में ही लगी थी? क्या आपने उससे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट मांगा कि ठीक है जी, अगर आपकी ये इंडस्ट्री 2002 में इंस्टॉल की गई थी, उस टाइम पे पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तो गाइडलाइंस थी, और आप पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने अगर कंसेंट टू ऑपरेट इशू किया होगा आपको उस टाइम पे, तभी आपने इंडस्ट्री ऑपरेट की होगी, तो क्या आप मुझे वो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? तो क्या दे सकते हैं। आपने डॉक्यूमेंट लिया, क्लाइंट वाज राइट कि हाँ ये 2002 में इस्टेब्लिश किया था, तो इसके ऊपर CLU का क्लॉज नहीं लगता, तो आज ये इंडस्ट्री रनिंग में है और इसकी NOCs रिन्यू की जा रही है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो दैट इज ओके। तो दिस कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस। और आप जब मार्केट में इस चीज को काउंटर वेरीफाई करते हो, आप आस पड़ोस से या और किसी और इंडस्ट्री से पूछते हो, उससे फॉर एग्जांपल ये वेरीफाई करते हो कि हाँ क्या ये इंडस्ट्री इतनी पुरानी है, ही सेड दी सेम, ठीक है हाँ इतनी पुरानी है। फिर उसको काउंटर वेरीफाई करना चाहते हो, देन आप गूगल अर्थ को ओपन करते हो, उसमें जो टाइमलाइन का ऊपर बटन है उसको स्क्रॉल डाउन करके लेके जाते हो 2002 में, उसमें आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पे एक बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही थी 2002 में, तो दैट इज राइट। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस। सो आप डिस्क्लेमर नहीं दे सकते कि मैंने इसका हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं किया। फिफ्थ मेजर पॉइंट, ये जो 4 पॉइंट है ये बेसिक है, चलो अंडरस्टैंडिंग में समझ आते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसको हमने आज तक कभी यूज नहीं किया होगा, ना इसको समझने की कोशिश की होगी। वन अप्रोच। देखिए हमारे पास बेसिक अप्रोचेस टू कंडक्ट इवैल्यूएशंस ऑलरेडी हमने स्टडी कर रखी है। मार्केट इनकम कॉस्ट, फॉर एग्जांपल हम एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन करने जाते हैं फील्ड में, दैट उसके सराउंडिंग्स पे रेंटेड प्रॉपर्टीज भी हैं, उसकी सराउंडिंग्स में ऐसी प्रॉपर्टीज भी है जिनकी सेल ट्रांजैक्शन भी हुई है, लेकिन जब आप उसकी वैल्यूएशन कंडक्ट कर रहे हो तो आप मार्केट अप्रोच से कर रहे हो, नॉट फॉर बाय इनकम अप्रोच। तो आपको अपनी रिपोर्ट पे मेंशन करना पड़ेगा कि ठीक है आपने मार्केट अप्रोच तो यूज की, लेकिन आपने इनकम अप्रोच को यूज क्यों नहीं किया, या थर्ड अप्रोच को यूज क्यों नहीं किया, व्हाट वाज द कंस्ट्रेंट। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मार्केट अप्रोच यूज करने के पीछे आपका कुछ और मतलब है कि उसकी वैल्यूएशन को इनहांस करके देना। फॉर एग्जांपल उस प्रॉपर्टी की थ्रू इनकम अप्रोच वैल्यूएशन आ रही थी 80 लाख और थ्रू मार्केट अप्रोच आ रही थी 1 CR, या फिर आपने अगर दोनों को यूज करना था तो मार्केट को यूज करना था तो इनकम को भी यूज करके उसकी भी वैल्यूएशन एटलीस्ट रिपोर्ट में मेंशन कर देते। तो वाई कि आपने एक अप्रोच को यूज किया है तो दूसरी को क्यों नहीं किया। वेट, एक्सक्यूज। अब सिक्स्थ पॉइंट है, अनदर एक्सपर्ट। आर वी गिविंग डिस्क्लेमर फॉर वर्क डन बाय एनी अदर एक्सपर्ट एंड द फाइंडिंग्स ऑफ द सेम डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ RV।
ये मैंडेटरी है, अगर आप इनपुट ले रहे हो किसी भी और एक्सपर्ट का तो वैल्यूएशन रिपोर्ट का पार्ट होना ही चाहिए, आप उसको ओमिट नहीं कर सकते। फाइंडिंग्स ऑफ वर्क डन बाय द अनदर एक्सपर्ट टू बी पार्ट ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये मैंडेटरी है। अब आ गई, ये तो थे जो सीएलडीज हमको बिल्कुल भी यूज नहीं करने। अब आ गया ये स्लाइड के ऊपर कि इलस्ट्रेटिव सीएलडीज फॉर ऑल एसेट्स। इसमें अगर मैं बात करूं, दीज आर द इलस्ट्रेटिव सीएलडीज जो आप यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि बहुत डेटा बैंक है, हर तरह के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इलस्ट्रेशन दी गई है। तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से सेफ गार्ड किया गया है एक आरवी को। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट, हमने ये पहले भी स्टडी किया था कि इसका रिस्ट्रिक्शन वैल्यूएशन का यूज का हमेशा मेंशन होना चाहिए। हम किसी वैल्यूएशन रिपोर्ट को किसी तरीके से कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक यूज के लिए कर रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज उसको किसी और तरीके से यूज करने की वजह से आपके ऊपर मेजर लिटिगेशन अराइज हो सकता है। हाँ, लेकिन उस वैल्यूएशन रिपोर्ट के ऊपर आप ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते किसी भी तरीके से कि उसको पीयर रिव्यू के लिए यूज ना किया जाए। वो यहाँ पे मेंशन किया गया ऑलरेडी। दिस रिस्ट्रिक्शन डज नॉट preclude the client from providing a copy of the report to third-party advisors whose review would be consistent with the intended use. तो आप पीयर रिव्यू के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, एक एंड में लाइन है, आई वी डू नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अनऑथराइज्ड रिपोर्ट। सी बना बनाया लाइन है, बना बनाया पैराग्राफ है, एज इट इज आप इसको रिपोर्ट में मेंशन करते हो। सी आपको ये कितने तरीके से सेफ गार्ड करता है। आगे बात आती है, सेकंड पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरवी। इसके अगर आप हम फर्स्ट लाइन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो मेंशन किया गया, एंगेजमेंट लेटर्स। जो नेशनलाइज्ड बैंक्स का वैल्यू काम कर रहे हैं उसमें ये कल्चर ऑलरेडी चल चुका है। एसबीआई है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो एंगेजमेंट लेटर के ऊपर वैल्यू का साइन करवाता है और उसके ऊपर काफी कंडीशंस ऑलरेडी मेंशन रहती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी कंडीशन के साथ भी एंगेजमेंट लेटर को फ्रेम कर सकते हैं। तो एंगेजमेंट लेटर एक बहुत मेजर डॉक्यूमेंट है बिफोर एक्सेप्टिंग एन असाइनमेंट। उसमें टाइमलाइन जो और मेजर जो कंपोनेंट्स हैं होने चाहिए एंगेजमेंट लेटर, और उसमें एंगेजमेंट लेटर में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होनी चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, सी ठीक है हमारा इसमें ये है पार्ट कि हाँ ठीक है हमारी ड्यू डिलिजेंस तो है एक डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए, बट वी आर नॉट ऑडिटर्स। सो हम जिस लेवल तक हमारा ड्यू डिलिजेंस है हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन जो चीजें हमारे स्कोप में नहीं है या जो हमारे प्रोफेशनल कैपेसिटी से बाहर है वो हम नहीं कर सकते।
इसमें जो लास्ट लाइन है, अकॉर्डिंगली वी एक्सप्रेस नो ऑडिट ओपिनियन और एनी अदर फॉर्म ऑफ एश्योरेंस ऑन दिस इंफॉर्मेशन। इसमें थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात करता है, लेकिन अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू लैंड और बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी से बात करें तो उसमें ये डॉक्यूमेंट्स की भी बात हो सकती है कि ठीक है, वी आर नॉट ऑडिटर्स। हाँ, अपना मेरी जो ड्यू डिलीजेंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है किसी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड, अप टू दैट पार्ट आई विल परफॉर्म। मैं उसमें से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाइल्यूट नहीं करूंगा। अचीवेबिलिटी ऑफ द फोरकास्ट रिजल्ट्स, बहुत बहुत मतलब एक तरह से मेजर पॉइंट है कि हाँ, एक मैनेजमेंट बोलती है कि यार मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि अगर इस प्रॉपर्टी को या इस अकाउंट को या इस मशीनरी को सेल किया जाए तो एक्सपेक्टेड इतनी वैल्यू होनी चाहिए, या फिर वैल्यू की रिपोर्ट के बाद इतनी अगर वैल्यू आती है तो ये इतने में सेल होनी चाहिए। तो वैल्यूर इसमें अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें जो जो डिस्क्लेमर है वो इस तरह से यूज कर सकता है कि we do not provide assurance on the achievability of the results forecast by the management owners as events and circumstances do not occur as between different expected different between actual and expected results may be material। कि जी ठीक है, मैंने ये वैल्यूएशन दे दी, बट जरूरी नहीं है कि जो फोरकास्टेड रिजल्ट्स हैं उसके साथ ही मैच करें, या फिर जो मैंने assumptions अप्लाई की हैं या जो भी मैंने डेटा अप्लाई किया है वो मैच करे आपके फोरकास्ट रिजल्ट्स के साथ, या उसको अचीव करे वो किसी भी तरीके से। तो आप ये डिस्क्लेमर यूज कर सकते हो। पोस्ट वैल्यूएशन डाटा, ठीक है कि हाँ मैंने एक वैल्यूएशन सबमिट कर दी, मैंने उस टाइम पे जो मार्केट का स्ट्रेटजी था या डेटा था वो इकट्ठा किया, हाँ ठीक है, उसको यूज किया, उसको यूज करने के साथ मैंने अपनी रिपोर्ट को वाइंड अप करके दे दिया। मार्केट फोर्सेस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, वो चेंज होते रहते हैं और एक प्रैक्टिकल चीज है। तो उन जो पोस्ट वैल्यूएशन के जो ऐसे से डेटा इवेंट्स हैं, उन रिपोर्ट्स को लेकर जो उसमें चेंजेस आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मेरा ये डिस्क्लेमर है कि पोस्ट वैल्यूएशन डाटा इवेंट्स को लेकर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी अगर मार्केट फोर्सेस सर्कमस्टांसेस ये, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। भी मेरी वैल्यूएशन है जिस टाइम फ्रेम में मैंने उसको सबमिट किया है, ये उसके ऊपर तो ठीक है, लेकिन पोस्ट वैल्यूएशन डाटा इवेंट्स को लेकर मैं अपने किसी भी तरीके से एश्योरेंस नहीं दे सकता। रेंज ऑफ वैल्यू एस्टिमेट, सी मैंने एक वैल्यूएशन को एक तरह से सबमिट किया, मैंने अपनी कोई अप्रोच लगाई, मैंने मार्केट डेटा इकट्ठा किया, हाँ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, उस मार्केट डेटा को मैंने वेरीफाई करना है, रीइश्यू सब कुछ करना है, दैट इज ओके, मैंने वो सब कुछ किया। अब फॉर एग्जांपल बात करें कि हाँ मैंने देखा कि इसके प्रॉपर्टी के ऊपर ये लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 11 kb की लाइन जा रही है प्रॉपर्टी के ऊपर से, तो मैंने अपनी इंडिविजुअल जजमेंट के अकॉर्डिंग बायलॉज, बिल्डिंग बायलॉज चेक किए, मैंने देखा कि यहाँ पे तो ये बिल्डिंग बन ही नहीं सकती इसके अराउंड नॉन सेट के साथ, तो मैंने उसके अराउंड अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई थी उसकी प्राइस को या उसकी वैल्यू को नहीं कंसीडर किया, ठीक है, और मैंने वो सारी चीजें मेंशन करके अपनी वैल्यूएशन को आपको सबमिट कर दिया। तो जो मेरा जजमेंट था उसको मैंने प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के साथ प्रॉपर्ली आपको सबमिट किया गया, लेकिन अगर उसकी कोई भी रेंज या वैल्यूएशन एस्टिमेट में आप उसको रिकंपेयर करते हो उसके बाद, तो उसके ऊपर मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
तो जो भी मेरी जजमेंट्स थी वो मेरी इंडिविजुअल जजमेंट्स थी, और उनके ऊपर पहुंचने का, जब उसको फाइनलाइज करने का जो मेरा ओवरऑल प्रोसेस था वो मैंने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, और वो रीजनेबल भी है, डिफेंसिबल भी है हर तरीके से। अगर आपको उसके ऊपर कोई और रेंज ऑफ वैल्यू एस्टिमेट चेंज होता है आपका, तो उसके ऊपर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंग ये सारे फैक्टर लगा के मेरा ये सिस्टम बनता है। हाँ, लेकिन इसमें देखिए अगेन वही बात आती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डाइल्यूट नहीं हो सकते। आपने जो उस जजमेंट पे पहुंचने के लिए जो अप्रोच यूज की है वो आपको मेंशन करना है। जो मार्केट डेटा आपने कलेक्ट किया है वो एडिक्वेट एक्यूरेट होना चाहिए। हिस्टोरिकल एनालिसिस आपको किया होना चाहिए। रिक्वायर्ड डेटा, लीगल डेटा या डॉक्यूमेंट्स आपको मांगने चाहिए जो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। टाउन प्लानिंग के बारे, एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर उसके ऊपर किसी और डिपार्टमेंट का कोई लिटिगेशन अराइज हो रहा था वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया 11 केवी की लाइन जा रही थी, पीसीएल का उसके ऊपर एक तरह का लिटिगेशन अराइज हो गया कि हाँ आप इतने मीटर पे बिल्डिंग नहीं बना सकते, दैट इज ओके, ठीक है। फिर आपको पता चलता है कि इसके ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी कोई लिटिगेशन था। फिर आपको पता चलता है इसके ऊपर रोड डिपार्टमेंट का भी कोई लिटिगेशन है। फिर आपको पता चलता है कि फायर डिपार्टमेंट का भी पेंडेंसी है इस बिल्डिंग के ऊपर। तो वो आपने ड्यू डिलीजेंस पूरी तरह फॉलो करनी है, उसमें आपने मिस नहीं करना। और उसको फॉलो करने के बाद आप जो जजमेंट देते हो वो ठीक है, तो अगर कोई और रेंज का वैल्यू दिया जाता है तो उसमें आप बिल्कुल डिनाई कर सकते हो कि मेरा ये प्रोसीजर था, ये मेरी इंडिविजुअल जजमेंट है इन सब चीजों को लेके, तो मैं यहाँ पे करेक्टली इस तरीके से पहुंचा। हाँ, अगर कोई बंदा उन सब चीजों को कंसीडर नहीं कर रहा, अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट दे रहा है, कुछ और रेंज दे रहा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चनिंग होगी। अगर वो उस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर सकता कि व्हाट वर द फैक्टर्स टू रीच एट दिस जजमेंट, तो वो एक तरह से वो लिटिगेशन का पॉइंट है। हाँ, 7th पॉइंट, no responsibility to the actual price of the subject asset if sold or transferred exchanged। मैंने बिल्कुल भी कि मैंने अगर इस प्रॉपर्टी का वैल्यू दे दिया 1 करोड़, तो ये 1 करोड़ में सेल होगा ना, इसके ऊपर मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मार्केट है, क्या पता किस तरह का कंपटीशन अराइज हो जाए, उसको मैं कैसे कंटेन कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल कंटेन नहीं कर सकता कि फ्यूचर में कैसे के परचेजर होंगे, कैसा का लीगल सिनारियो होगा, कैसा का कंपटीशन होगा उस प्रॉपर्टी के। हो सकता है कोई भी बायर ना आए उसको लेने के लिए, हो सकता है उसको लेने के लिए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मार्केट में आ जाएं। तो वो तो जब आप उसको सेल ट्रांसफर करोगे उस टाइम एरा का पार्ट रहेगा। तो मैं किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि मेरी जो वैल्यूएशन है, जो उसमें अमाउंट है, उसी अमाउंट पे प्रॉपर्टी सेल, परचेज या ट्रांसफर या एक्सचेंज की जाएगी। तो ये बहुत सेफ गार्ड करने का बहुत मेजर पॉइंट है आपको। सी अब इसमें बात आ जाती है, जो इसमें जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं इसमें मिक्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी के भी पॉइंट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग के भी हैं, एसएफए के भी हैं। तो अगर ये हम इसमें बात करें ये 3 पॉइंट्स की, तो इसमें तो 8th पॉइंट है जो कि ओनर क्लाइंट या मैनेजमेंट के द्वारा, उनकी मैनेजमेंट के द्वारा जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि हाँ ठीक है, वो जो भी डेटा दिया गया था या प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल, व्हीकल या रियल इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड, टेंजिबल एसेट के रिलेटेड जो भी डेटा दिया गया था वो ठीक है हमने यूज किया। लेकिन अगर इस डेटा की वजह से हम इस डेटा को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस फॉलो करने के बाद, देन we shall not be liable for any loss, damages, cost or expenses arising from a fraudulent acts, misrepresentation or willful default on part of the company, their directors, employees or agents।
अगर कंपनी या मैनेजमेंट की तरफ से कोई फ्रॉडलेंट एक्ट किया जा रहा है या मिस रिप्रेजेंटेशन की जा रही है उस डेटा को लेके, मशीनरी उसको लेके, उसकी वजह से अगर कोई लॉस रहता है, डैमेजेस होते हैं, तो मैं उसका पार्ट नहीं हूं और मैं उसके लिए लायबल नहीं हूँ। वो रिप्रेजेंटेशन उनकी है, उनका है सिस्टम, तो मेरी उसमें कोई लायबिलिटी नहीं। और अगर आती है बात 9th पॉइंट की, नो प्रोसीजर परफॉर्म टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम रिलायबल एक्सटर्नल रिसोर्सेज। हाँ ठीक है, मैं मार्केट का एनालिसिस करना मेरा ड्यूटी है। मैंने जो सोर्स थे, डेटा सोर्स थे, उनको अप्रोच करना मेरा ड्यूटी है। उन वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन उसकी एक्यूरेसी जिस लेवल तक मैं कर सकता हूँ, जो मेरे स्कोप में है या जो मेरी प्रोफेशनल कैपेसिटी में है, मैं वहीं तक उसको वेरीफाई कर सकता हूँ, उसके आगे नहीं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मार्केट से एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि उसके आसपास की कोई सेल ट्रांजैक्शन का प्रूफ दे दिया जाता है मुझे, फॉर एग्जांपल सेल डीड दे दी जाती है। हाँ, मुझे एक सेल डीड का डॉक्यूमेंट मिल गया, यहाँ उसमें एक्चुअल प्राइस का ट्रांजैक्शन हुआ था, मैंने उसको रेफर करके मार्केट अप्रोच के थ्रू उसे एक वैल्यू के ऊपर मैं पहुंच गया। लेकिन उस सेल डीड को आगे जाके वेरीफाई करना कि ये ठीक है कि नहीं है, उस लेवल तक मैं नहीं जा सकता। एक तो उसमें मेजर फ्लॉ ये है कि ये जो सारे प्रोसेस हैं ये टाइम टेकिंग है, और ये मेरी प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करना। हाँ, लेकिन जहां तक मेरी कैपेसिटी है, ड्यू डिलीजेंस है, वहां तक मैं इस एक्यूरेसी को जरूर वेरीफाई करूंगा। कंप्लायंस विद रेलेवेंट लॉज, the report assumes that the company business assets comply fully with the relevant laws and regulations applicable in its area of operations and uses unless otherwise stated, and that the company's business assets will be managed in a competent and responsible manner. Further, as specifically stated to the contrary, this report has given no consideration to matters of a legal nature, including issues of legal title and compliance with local laws and litigation and other contingent liabilities that are not recorded reflected in the balance sheet fixed asset register provided to us. अब देखिए, यहाँ पे बात आती है कंप्लायंस विद रेलेवेंट लॉज। अगर आप किसी भी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में या कहीं आप कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी में विजिट करते हो, तो अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री की, अगर आप किसी इंडस्ट्री में विजिट करते हो तो आप मोस्टली गेट पे देखोगे एक चार्ट लगा होता है इन्वायरमेंटल डेटा। वहां पे उन्होंने जो भी रेलेवेंट चीजें हैं जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से मैंडेटरी हैं, वहां पे उसको अपडेट करना रहता है। इसी तरह के अंदर रिकॉर्ड बुक्स को, रजिस्टर्स को मेंटेन किया जाता है, वहां पे सारी चीजें मेंशन की जाती हैं कि these are the NOCs required, these are the things required as per the local laws। या फिर अगर मैं बात करूं, एक चेंज ऑफ लैंड यूज का डॉक्यूमेंट रहता है इंडस्ट्री के रिलेटेड, आपको फॉर एग्जांपल वो चेंज ऑफ लैंड यूज का डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है। अब चेंज ऑफ लैंड यूज के डॉक्यूमेंट के अंदर तकरीबन 25 से 26 कंडीशंस रहती हैं उसके पीछे। उसमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, एनवायरमेंट को भी इंक्लूड कर देते हैं, रोड को भी इंक्लूड कर देते हैं, फॉरेस्ट को भी इंक्लूड कर देते हैं। अब आपने वो डॉक्यूमेंट देखा, आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया, आपने उसके कंटेंट देख लिए, तो आपको उसके अंदर जो भी रेलेवेंट लॉज हैं उनकी कंप्लाइंस चेक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। लेकिन आपको कुछ डेटा दिया जाता है कंपनी की तरफ से आफ्टर आस्किंग फॉर कंप्लीट डेटा, और उनमें वो चीजें मेंशन नहीं है, वो लोकल लॉज का उसका कोई जिक्र नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट को, देन इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई आप
ऐसे डिपार्टमेंट का पता करो कि जो उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। नहीं, वहां तक हमारी कैपेसिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स है, वो कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। वो अगर आप सीएलयू का डॉक्यूमेंट देखोगे तो उसमें उसका कोई जिक्र नहीं होता। हाँ, आपने सीएलयू का डॉक्यूमेंट देखा, उसमें जो 4 डिपार्टमेंट उसने पूछा था उसके रिलेटेड आपने उससे डॉक्यूमेंट मांग लिए, कंपनी ने दे दिया, आपने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप केमिकल डिपार्टमेंट का भी एनओसी के बारे में उसके से पूछो, तब वो उस पर लगता ही ना हो। फिर ऐसी एग्जांपल आ जाती है, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट अथॉरिटी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का क्लॉज है कि अगर किसी जगह पे बिल्डिंग का हाइट 15 मीटर से ऊपर चला जाता है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एन एनओसी फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी। लेकिन कंपनी ने आपको जो डेटा दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं, अगर उसमें उस चीज का कोई जिक्र नहीं है तो इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एयरपोर्ट डिपार्टमेंट का भी कॉन्टेक्स्ट, जो उसकी एनओसी को समझो, उसको अपनी वैल्यूएशन में कंटेन करो। क्योंकि ये जो कंप्लायंस विद रेलेवेंट लॉज है, इसमें ये सिंपल सी लाइन है लास्ट में, compliance with the local laws and litigations and other contingent liabilities that are not recorded reflected in the balance sheet fixed asset register provided to us। अगर वो किसी भी तरह से रिकॉर्डेड या मेंशन नहीं है कोई चीज, तो वहां तक उस स्टेज तक जाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर उसका आपको जिक्र कहीं मिल जाता है और उस जिक्र का जो मोटिव है, जो रिलेशन है, वो आपकी एसेट क्लास के साथ रिलेटेड है, वैल्यूएशन के साथ, और उस चीज का आपकी वैल्यू के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन रिपोर्ट। सी, ठीक है, काफी फैक्टर जैसे मैंने बात की कि लीगल फैक्टर्स भी हैं, ठीक है, उसके अलावा मार्केट फोर्सेस भी हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट भी है, एक्विटी ऑफ द डेटा भी है, मार्केट सेंटिमेंट भी है। तो वो सब चीजें जो मेजर फैक्टर्स हैं उनको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेरे उसमें नहीं है, मेरे स्कोप में नहीं है, जो मेरे कैपेसिटी में नहीं है उनको कंट्रोल करना। जैसे मार्केट सेंटीमेंट को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, फ्यूचर मार्केट सेंटीमेंट को मैं किसी भी तरह से कंटेन नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, यील्ड को नहीं कंटेन कर सकता, कंपेरेबल सिक्योरिटीज को नहीं कैरी कर सकता, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जो एक रिपोर्ट को बहुत मेजर तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगी। हाँ, लेकिन मैं इन चीजों को नहीं कंट्रोल कर सकता, जो इनकी तरफ से जो चेंजेस आएगा उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। Future services but not limited to testimony or attendance in courts, authorities for the opinion of value in the valuation report। आप ये नहीं लिख सकते वहां पे, ये नहीं कह सकते कि जी मैंने तो आज ये वैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट कर दी, मेरा तो काम यहाँ तक था, इसके बाद मेरा काम खत्म हो गया है। अगर इसके ऊपर कोई लिटिगेशन अराइज होती है और कोर्ट में मुझे बुलाया जाता है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। या अगर किसी अथॉरिटी की तरफ से मुझे रीजनिंग के लिए बुलाया जाता है तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आप ये नहीं लिख सकते। तो आपने जो ये डिस्क्लेमर है इसमें आप लिखोगे कि हाँ, मैं फुली अवेयर हूँ जो भी मैंने ओपिनियन अपना एक्सप्रेस किया है। तो जो भी सब्जेक्ट ऐसे के लिए मुझे फ्यूचर में कोई टेस्टिमनी या कोर्ट में अटेंड होना रहेगा उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। और in such event, the parties seeking our evidence in the proceeding shall bear the cost professional fees of attending court, judicial proceeding, and my or tendering evidence before such authority shall be under the applicable laws। लेकिन आपको उसके लिए जो भी आपकी कॉस्ट है या प्रोफेशनल फीस है उस इवेंट को अटेंड करने के लिए
तो जो भी उसके लिए एप्लीकेबल लॉज हैं वो आपको उसके अंडर आपको फी पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक आर्किटेक्ट मान लीजिए कोई ऐसा ड्राइंग तैयार करता है जो कोर्ट में यूज होनी है, वो अपनी उस ड्राइंग के ऊपर स्टैंप लगा के क्लाइंट को दे देता है और वो क्लाइंट उस डॉक्यूमेंट को फॉर कोर्ट में यूज करता है। तो कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर ऐसे प्रोफेशनल को कोर्ट में बुलाया जाता है फॉर टेस्टिमनी तो कोर्ट पे भी करता है। अमाउंट एज पर एप्लीकेबल लॉज है, तो लेकिन वो उस प्रोफेशनल को पे किया जाता है। Unavailability of information as on valuation date. सी जो इसमें ज्यादा डिस्कशन है इस पॉइंट में वो SFA की रिगार्डिंग है। The liquidation value and fair value of assets of the company have been performed on the provisional unaudited standalone balance sheet of company provided by management as on valuation date. On the other hand, no financial information as of the valuation date was available for subsidiaries and associates. Hence, we have relied on the latest available financial statements. The management RP has also confirmed that there has not been any material change in the financial subsidiaries and associates since the last available financial statements. Hence, due to the lack of the financial as of the valuation date and based on the representation given by the RP, we have considered financials as on the last available financial statements. The SFA का राइज होने का पॉइंट है, या फिर हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एस्पेक्ट में तो हम इसको स्टडी कर लिया। अगर मैं बात करूं प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में, एक एनओसी रहता है, काफी एनओसी रहते हैं रिलेटेड टू बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज जो टाइमली रिन्यू होने रहते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एनओसी था, उसका लास्ट मंथ है एक्सपायर होने का और आपने उसी मंथ में अपनी वैल्यूएशन को सबमिट किया है, तो आपके पास जो फ्यूचर में ये एनओसी रिन्यू होगी या नहीं होगी उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो तो अभी एनओसी अप्लाई होगी, उसके ऊपर डिपार्टमेंट बैठेगा, वो रिन्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या चीजें हैं जो क्लाइंट फुलफिल नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से वो रिन्यू नहीं हो सकती, तो उस चीज को हम नहीं फोरकास्ट कर सकते। तो मेरे को जितनी इंफॉर्मेशन वैल्यूएशन डेट तक प्रोवाइड उतनी मैंने यूज की और वहीं तक मैं उसको समझ सकता हूं और उसके बेसिस पे ही मैंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है। कल को कोई उठ के कहे कि आपने कैसे इसको वैल्यूएशन को सबमिट कर दिया, इसकी तो आगे फ्यूचर में ये इंडस्ट्री रन ही नहीं कर सकती, इसकी तो एनओसी रिन्यू नहीं हुई, तो आप बोलोगे जिस टाइम पे मैंने वैल्यूएशन की तो मुझे जो एनओसी प्रोवाइड की गई थी उसकी तो वैलिडिटी थी नेक्स्ट मंथ तक, तो ये फ्यूचर में जाके रिन्यू होगी नहीं होगी इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट फॉर दोज थिंग्स। अब ये CLDs हैं टेंजिबल एसेट्स के लिए, तो मोस्टली इसमें टेंजिबल एसेट की हम बात करते हैं तो इसमें दोनों एसेट क्लास कवर हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टाइटल डीड ऑफ द प्रॉपर्टीज। ये हमारा काम नहीं है रिकॉर्ड्स को या टाइटल डीड्स को रजिस्ट्रार ऑफिस में वेरीफाई करना, ये हमारा स्कोप ऑफ सर्विसेज में नहीं है और हमने ये चीज को एंगेजमेंट लेटर में ऑलरेडी मेंशन किया है। Friends, please concentrate on these points. These are very important points and to be used by the valuers of tangible assets. Whenever you submit any valuation report, it comes under peer review process. And if your report fails under peer review process, you may face various complications for your professional field as well as for issuing of renewal of certificate of practice and various other complications. And even in certain cases, you may face the
disciplinary action against you if any report is found not as per rules and regulations of the authority. So these are the various important points and topics and illustrative examples which can be used by the valuers of tangible assets to safeguard their interest for the professional services. Yes, sir, please continue. अब टाइटल डीड्स को वेरीफाई करना मेरा काम नहीं है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, ना मेरी स्कोप ऑफ सर्विसेज में, और हमने ये एंगेजमेंट लेटर में भी मेंशन किया था। तो ये पॉइंट एंगेजमेंट लेटर का भी बनेगा और आपकी वैल्यूएशन का भी। लीगल एंड अदर इश्यूज, कुछ लीगल इश्यूज हमारे स्कोप में है, जितनी की मेरे को इंफॉर्मेशन दी जाती है उतना वहां तक तो मैं उसको स्कोप में स्टडी करूंगा, लेकिन कुछ लीगल इश्यूज हमारे स्कोप में नहीं है, वो किसी और प्रोफेशन के स्कोप में, फॉर एग्जांपल एडवोकेट और द लॉयर, तो वो उनका ही मैटर है और वो उनके स्कोप में ही है, तो मैं वहां तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कैरी कर सकता। स्केच प्लान एंड फोटोग्राफ्स, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को विजुअली आइडेंटिफाई किया है, लैंड बाउंड्रीज एंड डायमेंशंस को चेक किया है, लेकिन फिर भी आई एम नॉट ए सर्वेयर। अगर प्रिसाइज पोजीशन के ऊपर आपके ऊपर कोई डाउट आता है, बिल्कुल आपको प्रिसाइज पोजीशन चाहिए, तो लाइसेंस सर्वेयर को कांटेक्ट किया जाना चाहिए। मेरी रिपोर्ट को फॉर प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर की को चेक करने के लिए ना यूज करें। लेटेंट डिफेक्ट्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन, ठीक है, मैंने फिजिकल कंडीशन को चेक करना है, वहां पे जाके मैंने इंस्पेक्शन के टाइम पे चेक किया, लेकिन मान लीजिए किसी ने एक गड्ढा खोद के वहां पे कुछ इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन को छुपा रखा है, उसको कवर अप कर रखा है, और उस डिफेक्ट की वजह से फ्यूचर में कोई इफेक्ट होता है वैल्यू के ऊपर, तो आई कांट चेक अप टू दैट लेवल। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मैंने निभाया, मैं गया, मैंने चेक किया, लेकिन कोई अगर ऐसे लेटेंट डिफेक्ट्स हैं जो फ्रॉडुलेंट एक्ट के जरिए छुपाए गए हैं, तो उसकी वहां तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आरवीज ऑब्जर्वेशंस आर नॉट ए वारंटी, ठीक है, हमने एसेट्स को एग्जामिन किया, आइडेंटिफाई किया, डिस्क्रिप्ट किया, उसको समझा, मार्केट फोर्सेस को समझा, फिर उसको अप्लाई करके, प्रोसेस अप्लाई करके सब चीजें किया, लेकिन वो एक वारंटी नहीं है कोई, ये एक अजम्पशंस हैं और ये मेरी जजमेंट्स हैं। और मैंने फॉर एग्जांपल एक शेड को चेक किया, ठीक है, मैंने देखा कि हाँ ओके है, स्ट्रक्चरली पिलर्स आर स्टैंडिंग, रूफ इज स्टैंडिंग, मैंने वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया, लेकिन मेरी कोई वारंटी नहीं है अगर ये स्ट्रक्चर किसी वजह से, मान लीजिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से कल को डिमोलिश हो गया, या किसी और फोर्स की वजह से डिमोलिश हो गया, जो एक नॉर्मल सिनारियो में नहीं होना चाहिए, तो मेरी कोई वारंटी नहीं इसको लेके कि हाँ ये स्ट्रक्चर साउंड है तो ये हाँ 50 साल तक खड़ा रहेगा। कुछ भी हो सकता है, काफी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई भी कंपोनेंट के ऊपर कोई भी एक्टिविटी उसको हार्म कर सकती है, तो मेरी ऑब्जर्वेशन एक वारंटी की तरह काम नहीं करेगी। हजार्डस कंडीशन मटेरियल, ठीक है, मैंने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो चेक करना है, लेकिन जो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसकी क्या कोई रेमेडी है, या फिर वो उसकी कोई रेमेडी हो ही नहीं सकती, और इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से कहां तक लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, तो वहां उस तरह उस लेवल की एक्यूरेसी या कंप्लीटनेस मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन को चेक करना साइड पे, लेकिन वो कंटेमिनेशन किस लेवल तक लाइबिलिटी अराइज कर सकता है, जब उसकी कोई रेमेडी है नहीं है, उसके लिए आपको इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी और उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक्यूरेसी ऑफ आर्किटेक्चर प्लान्स, मैंने आर्किटेक्चर प्लान्स को इनकॉर्पोरेट किया वैल्यूएशन रिपोर्ट के ऊपर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट हो। ये एक मैंने इलिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किए हैं, इससे मैंने जो इंफॉर्मेशन गैदर करनी थी वो मैंने गैदर कर ली है। लेकिन हाँ, ये नहीं ज़रूरी है कि जो ये आर्किटेक्चर प्लान्स मैंने अगर रिपोर्ट के साथ अटैच कर दिए हैं कि हाँ ये आपको बिल्कुल डिट्टो वहाँ पे मिलेगा। ये मेरी एक रिप्रेजेंटेशन है उस लेवल तक, जिस लेवल तक मेरे को अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट का इसको पार्ट बनाना था। वैलिडिटी ऑफ परमिट्स एंड लाइसेंसेस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एज पार्ट ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। देखिए यहाँ पे एंगेजमेंट लेटर का पार्ट बन गया इसको। आप इसमें एंगेजमेंट लेटर में मेंशन कर सकते हैं कि हाँ जो लाइसेंसेस हैं, जो परमिट्स हैं, इसकी जो भी टर्म्स हैं, या इसका रिन्यूअल का टर्म्स है, जो वैलिडिटी का टर्म्स हैं, ये मैं बिल्कुल चेक नहीं करूंगा। ये मुझे आपकी तरफ से चाहिए कि हाँ रिटर्न में कि आपकी कौन कौन सी एनओसी पेंडिंग है, कौन कौन सा परमिट पेंडिंग है, या इसकी वैलिडिटी कहाँ तक है। तो प्लीज अब इस चीज का ध्यान रखें एंगेजमेंट लेटर को परफॉर्म करते टाइम कि आपने क्या क्या स्कोप ऑफ वर्क में रखना है। Friends, this is the most important point, validity of permits and licenses. Most of the valuers forget to mention these points in their engagement letters. And for your information, the sample of engagement letter is available on CEVIF RVO website, official website in download form section. You may use or check it after completing this session. But these certain things should be mentioned before accepting any engagement to safeguard your services. बाद में ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, और आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं। इन केस अगर आप ये अपने एंगेजमेंट लेटर में ही इंकॉर्पोरेट कर दें, एंड बिलीव एंड रिमेंबर एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन under any statute or from IBBI or from RBO, the engagement letter is the first thing to be inspected in your office for each and every report issued by under your signature as RB. एंगेजमेंट लेटर ही आपकी रिपोर्ट का पूरा आगे का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो ये चीजें जो अमित जी अभी बता रहे हैं, प्लीज नोट इट डाउन, एक बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए और आगे से एक सैंपल एंगेजमेंट लेटर अपने लिए एक तैयार करके रख लीजिए। और जो CLDs हैं ये हर रिपोर्ट में आपके मेंशन होंगे, तो आपको सेफ गार्ड करेंगे। हमारा पर्पस इस सेशन का यही है कि कोई भी रिपोर्ट आप बनाएं, वो आपके ऑफिस से जो भी रिपोर्ट निकले वो बिल्कुल परफेक्ट हो और आपको उसके ऊपर कहीं भी लिटिगेशन ना फेस करना पड़े। एंड बिलीव मी, आज की डेट में आप सोच रहे होंगे हम तो बैंकों की रिपोर्ट दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। नो, सभी बैंक्स ने कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो IBBI का उठा लिया है एज इट इज। आपको हर वैल्यूएशन रिपोर्ट में साइन करके देना है। और एज ऑन डेट HYR के अंदर अभी तक सिर्फ कंपनीज एक्ट के अंडर जो वैल्यूएशंस आप कर रहे हैं वो है, लेकिन उन्होंने वॉलंटरीली अलाउ कर दिया है, बल्कि वॉलंटरीली इंस्टेट कर दिया है कि आप जो बैंकिंग सेक्टर की वैल्यूएशंस हैं वो भी उसमें डाल सकते हैं। एंड बिलीव मी, आज नहीं तो कल ये सर्कुलर आने वाला है कि आपके ऑफिस से आपके साइन होके, एक RV के साइन होके जो भी रिपोर्ट जाएगी वो आपको पीयर रिव्यू पर्पस के लिए HYR में डालनी है, वेदर वो वीजा पर्पस के लिए है या बैंकिंग पर्पस के लिए। तो इसीलिए आज से ही आप प्रिकॉशन रखिए, सो दैट इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आज की रिपोर्ट आपको इन फ्यूचर में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। जो हम अभी ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं ना, जो अपना परमिट्स, लाइसेंसेस, एक्यूरेसी, आर्किटेक्चर प्लान्स, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या लोकल लॉज लगते हैं, क्या नहीं लगते, जो अपना नेक्स्ट सेशन है इसके बाद, टी ब्रेक के बाद, वो उसी के ऊपर बेस्ड है कि व्हाट इज टाउन प्लानिंग एक्ट, क्या CLU होता है, क्या पोल्यूशन डिपार्टमेंट रहता है, कैसे ये हमारी वैल्यूएशन के साथ इंटरलिंक्ड है, कैसे हम एक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CLU, कैसे हम एक वहां पे मशीनरी को डिसाइड कर सकते हैं एक फैक्ट्री में अकॉर्डिंग टू दी अप्रूव्ड प्लान ऑफ फैक्ट्री एक्ट, कैसे एक फैक्ट्री प्लान के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मेंशन किया जाता है। वो सारी चीजें नेक्स्ट सेशन में सारी हम आपको बताएंगे। ये फर्स्ट स्टेप है कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहाँ तक फिक्स करना है, अपने स्कोप ऑफ वर्क को कहाँ तक फिक्स करना है। तो एंगेजमेंट लेटर वैल्यूएशन रिपोर्ट से भी
ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिफोर स्टार्ट ऑफ द असाइनमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो 8th पॉइंट था, वैलिडिटी ऑफ परमिट एंड लाइसेंसेस, ठीक है, इसमें स्टार्ट होती है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एज पार्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। द 9th पॉइंट इज कंटिन्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट बिजनेस। देखिए हमने ये अज्यूम किया है कि जिस तरह से ये बिजनेस चल रहा है उसी तरह से आगे भी चलेगा, वो सोच के ही हमने इसको वैल्यूएशन को दिया है। अगर फ्यूचर में मेजर डिस्ट्रप्शंस आती हैं, एक्सटर्नल इंटरनल अकरेंसेस होती हैं, उसकी वजह से कोई एकदम से डंबल डाउन सिस्टम आता है, तो उसके ऊपर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द कंपनी, और हम कोई कंपनी के एडवोकेट नहीं है। हम एक थर्ड पार्टी हैं जिसने अपना काम किया अलग से। हमने वैल्यूएशन रिपोर्ट को इंडिपेंडेंटली असेस किया और अपनी सर्विसेज को दिया है। हमारा ना तो कोई प्रेजेंट ना कोई फ्यूचर इंटरेस्ट कंपनी में है, ना इसकी ग्रुप कंपनीज में है। हमने अपनी फीस ली है, अपना काम किया है, और हमारा काम यहीं तक लिमिटेड है। और हम किसी भी तरह का ओपिनियन या यूज अदर देन स्पेसिफिक पर्पस और यूज रिस्ट्रिक्ट किया गया, उसके अलावा अगर आप इसको यूज करते हो, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि हम एक थर्ड पार्टी हैं। हमारा कंपनी के अंदर कोई लेना देना नहीं। वैल्यूएशन अजम्पशंस मेड बाय अस, हमने अजम्पशंस सारी देखी हैं। अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, मैं वैल्यूअर हूँ, मुझे पता है इस चीज को कैरी करने के लिए क्या क्या अजम्पशंस होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और मैंने ये सपोज किया है कि ये ट्रू है। If any of these assumptions prove to be incorrect, then our estimate on value will need to be reviewed. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। If any of these assumptions prove to be incorrect, then our estimate on value will need to be reviewed. आप कोई भी assumption, आपको मान लीजिए क्लाइंट ने ब्लफ कर दिया, जब उसने ब्लफ नहीं किया, आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं थी या एक्सपर्टीज नहीं थी, या आपकी तरफ से मिस होगी वो चीज, कोई मेजर एस्पेक्ट आपने मिस कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रॉपर्टी लैंडलॉक्ड प्रॉपर्टी है, आपने उस पॉइंट को मिस करके उसकी वैल्यूएशन दे दी, दैट अजम्पशन प्रूव टू बी इनकरेक्ट। ये प्रॉपर्टी सेल हो सकती है कि इसकी ट्रांजैक्शन है, that property can't be transferred or exchanged if the property is landlocked, तो वहां पे आपकी वैल्यूएशन को रिव्यू किया जाएगा। सी 3.7 जो क्लॉज है वो बात करता है कि क्या क्या डिफिकल्टी एक लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर को अराइज होती है। हाँ, ये इस पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि हाँ, ये एक सिनारियो है जो लैंड एंड बिल्डिंग वाले वैल्यूअर के सामने आता है, लेकिन उसको कैसे टैकल करना है। इसमें कुछ लाइंस ऐसी हैं जो आपको सेफगार्ड कर देती हैं उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए जो आपके स्कोप से बाहर हैं। जब फॉर एग्जांपल साइट सर्वे, यू कांट मेक ए सर्वे ऑफ द साइट, तो प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम द क्वालिफाइड सर्वेयर। फिर बात आती है टाउन प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या जोनिंग रेगुलेशन है, यहाँ का क्या मास्टर प्लान है, यहाँ पे क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड। लेकिन कुछ लोकेशंस पे जोनिंग प्लान को डिपार्टमेंट से निकलवाना बहुत मुश्किल है और ये बहुत टाइम लेने वाली चीज है। तो एक वैल्यूअर को अपने एंगेजमेंट लेटर में वो चीज मेंशन कर लेनी चाहिए कि टाउन प्लानिंग का जो डॉक्यूमेंट है, जोनिंग प्लान है, अगर मैं उसको गैदर करने जाऊंगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर वो क्लाइंट प्रोवाइड कर दे तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा क्या है, आप उसको मेंशन कर सकते हो
कि प्लीज प्रोवाइड मी द जोनिंग रेगुलेशन फॉर एरिया जिसकी मैं वैल्यूएशन करने जा रहा हूँ। एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ इंक्वायरीज, हम कह देते हैं कि इंक्वायरी करनी है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लेकिन आप किस एक्सटेंट तक जा सकते हो? आप मान लीजिए आप एक रिमोट लोकेशन में चले गए, वहां पे आपको पता चलता है कि यहाँ की टाउन प्लानिंग पैरामीटर्स तो मुझे वेरीफाई करने की बड़े जरूरी हैं, लेकिन आप उस एक्सटेंट तक उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। उसकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके वहां से इंफॉर्मेशन लेना उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, आप उस एक्सटेंट तक कैसे जा सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, या फिर आपको पता है कि इस डिपार्टमेंट में ये इंफॉर्मेशन इतनी इजीली प्रोवाइड नहीं की जाती। तो आप अपने क्लाइंट को या एक प्रॉपर एप्लीकेशन के थ्रू उससे वो चीज या जोनिंग सर्टिफिकेट मांग सकते हो, या अपने क्लाइंट को भी बोल सकते हो कि प्लीज प्रोवाइड ए जोनिंग सर्टिफिकेट। Environmental contamination issue. An increased awareness of environmental issues in the community today has brought about a need for the valuation report. Environmental Act, जो environment के जितने भी एक्ट हैं वो कोलैबोरेटिवली पोल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं आज की डेट में, और इन्वायरमेंटल के जितने भी एक्ट्स हैं वो कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं टाउन प्लानिंग के साथ। तो जैसे जैसे इन एक्ट्स की अवेयरनेस मार्केट में आ रही है, डिपार्टमेंट्स को आ रही है, तो वो वैसे से इशू भी अराइज होने मार्केट में स्टार्ट हो गए हैं। वेरिफिकेशन इंस्पेक्शंस डिपार्टमेंट की तरफ से बढ़ गई है, और अगर नॉन कंप्लायंस रहती है तो उन प्रॉपर्टीज पे जहां पे नॉन कंप्लायंस है उस पे उसका ड्रास्टिक इफेक्ट भी है। तो एक वैल्यूअर के लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट में इस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, कंटेमिनेशन इश्यूज को मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें तो एक क्लॉज है चेंज ऑफ लैंड यूज में, अगर किसी प्रॉपर्टी के पीछे, अगर पंजाब की मैं बात करूं, घग्गर जब बड़ा ड्रेन लगता है तो वहां से 30 मीटर का नो कंस्ट्रक्शन जोन है। फॉर एग्जांपल, आपने वहां पे विजिट किया, आपको पता चलता है कि वहां से पीछे तो जी एक ड्रेन जा रहा है जो अप्रॉक्स 80 to 100 फीट वाइड है, और यहाँ से ये 30 मीटर का नो कंस्ट्रक्शन जोन होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो यहाँ पे बिल्डिंग्स बना रखी हैं या फिर मशीनरीज इंस्टॉल कर रखी हैं। तो उसके ऊपर आपका कमेंट या उस चीज को आपने रिपोर्ट में मेंशन करना जरूरी है। या फिर अगर मैं बात करूं, कुछ फैक्ट्रीज हैं जिनमें जिंक कोटिंग का काम होता है, तो जिंक कोटिंग जो है ये रेड कैटेगरी इंडस्ट्री में इंक्लूड कर दी गई है। तो क्या जहां पे जिंक कोटिंग हो रही है उसकी वजह से बाकी जो प्रीमाइसेस है इंडस्ट्री का, क्या इज दैट कंटेमिनेटेड? क्या उस प्रोसेस को ठीक तरीके से कैरी किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गए अंदर, पता चल रहा है जिंक कोटिंग तो हो रही है लेकिन उस बहुत इम्प्रॉपर तरीके से उसको कैरी किया जा रहा है, उसकी वजह से सारी साइड कंटेमिनेटेड है। स्टील बार्स के ऊपर आजकल जिंक कोटिंग होने लगी है, क्या एक स्टील इंडस्ट्री के अंदर जहां पे जिंक कोटिंग हो रही है, इज दैट एज पर नॉर्म्स? क्या वहां पे कंटेमिनेशन है, नहीं है? उसका हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इफेक्ट है? और अगर हम बात करें कि कई फैक्ट्रीज में मैंडेटरी है कि 10% ऑफ द प्लांटेशन इज मैंडेटरी इन दिस पार्ट, आपको अप्रूव्ड मैप मिलता है, वहां पे 10% प्लांटेशन मैंडेटरी है। जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी लिखा हुआ है कि जो प्रोसेस के एंड में जो आपने पानी को छोड़ना है, कंटेमिनेटेड वाटर को छोड़ना है, वो उस प्लांटेशन में ड्रॉप करना है जहाँ पे यूकलिप्टस लगा हुआ है। क्या वो इंडस्ट्री में है, वो एरिया छोड़ा हुआ है? अगर नहीं छोड़ा हुआ तो वो क्या, किस तरह की कंटेमिनेशन कर रहे हैं, क्या उससे किस तरह की लाइबिलिटी अराइज होगी? किस तरह की मशीनरी को उन्होंने स्किप किया है कॉस्ट को बचाने के लिए, और उसको स्किप करने की वजह से इस वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा?
ये सारा इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ डिकंटेमिनेशन, पेट्रोलियम लगा लो चाहे जिंक लगा लो, बात वही है। बात है कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को कंसीडर करना वैल्यूएशन में एक मेजर पार्ट बन गया है, क्योंकि इन्वायरमेंटल एक्ट है वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं, डिपार्टमेंट भी स्ट्रांग है, और वो डे टू डे सर्कुलर्स डिपार्टमेंट्स को निकाल रहा है, वेरियस डिपार्टमेंट्स को, जहां से किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए फर्स्ट स्टेप लिया जाता है। एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, आपने प्रॉपर हर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है। हाँ, लेकिन आपको ये नहीं बोला गया कि उसकी खुदवाओ उसकी फाउंडेशन चेक करो। आपका जहां तक स्कोप है, आपकी जहां तक कैपेसिटी है, आपने वहां तक उसको जरूर, आपने ऐसी चीजें अवॉइड नहीं करनी, नहीं कर सकते आप जो सामने विजिबल है। फॉर एग्जांपल कोई ट्रस है, ट्रस बेंट है शेड के ऊपर, शीट्स उड़ी हुई हैं, बाउंड्री गिरी हुई है, या फिर आपको पता चलता है कि रस्टिंग हुई हुई है। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जाने के बाद आपको पता चलता है कि यहाँ पे बैटन रूफ है, यहाँ पे आरसीसी नहीं है, आयरन गर्डर इंस्टॉल किए गए हैं। तो उस तरह का एक्सटेंट आपको इन्वेस्टिगेशन का रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि है वहां पे वुडन बैटन और आप उसको आरसीसी लिख रहे हो, या फिर है वहां पे वुडन बैटन रूफ, आप लिख रहे हो कि जी इसकी लाइफ तो अभी 100 साल पड़ी है। फ्लोरिंग का एस्पेक्ट, रूफ का एस्पेक्ट, वॉल का एस्पेक्ट, उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का एस्पेक्ट, उस कॉन्टेक्स्ट तक जहां तक हमारी कैपेसिटी है। हाँ, लेकिन जो डेप्थ स्ट्रक्चर रिपोर्ट्स हैं वो उसका एक्सेस हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। हम फाउंडेशन खुदवा के नहीं दे सकते कि वहाँ वो सेफ हैं कि नहीं है। ये हमारा बेसिक डे टू डे है, रिस्ट्रिक्शन है, या फिर ये हमें फेस करना पड़ता है मौके पे कि जो दिख रहा है उसको चेक कर सकते हैं। बात आ गई टेनेंसी डिटेल्स की। अगर हम अकेले टेनेंसी डिटेल के टॉपिक को बात करें तो इसके ऊपर एक अलग से पूरा लेक्चर हो सकता है। एक लीज डीड अपने आप में प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको चेक करना, उसकी कंडीशन को चेक करना, उसकी रजिस्ट्रेशन को चेक करना, क्या उसमें जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, वो लीज ऑटो रिन्यूअल पे है नहीं है। तो अगर वो लीज डीड है तो आपने उसको प्रॉपर्टी को वैल्यू करने के लिए उस करेक्ट अप्रोच का यूज किया है। तो आपको वो सारी चीजें चाहिए। अगर आप मौके पे जाते हो, आपको पता चलता है कि प्रॉपर्टी इज, तो यू शुड आस्क फॉर द एग्रीमेंट। और आपको किसी भी तरह से ये अवॉइड नहीं करना, ओमिट नहीं करना कि अगर प्रॉपर्टी टेनेंसी में है और उसको आप लिख रहे हो ओनर ऑक्युपाइड, अगर इस ऐसा करने से बहुत मेजर लाइबिलिटी आपके ऊपर अराइज हो सकती है। सी वैल्यूएशन ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, ये चीज, ये जो सिनारियो है हमारे सामने आता है मोस्टली जब हम कोई कंस्ट्रक्शन लोन की बात करते हैं। जब हम एक एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं, आपने देखा होगा कई वैल्यूएशन रिपोर्ट्स में एक अलग से कॉलम भी रहता है प्रपोज का, कि प्लीज प्रोवाइड अस, कि यहाँ पे ठीक है प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो अप्रॉक्स कितना का इस पे खर्चा आएगा, और अगर इसको हम सबको ऐड कर लें तो क्या एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन हो सकती है। तो उसमें आपको काफी assumptions रखनी पड़ेंगी, और वो ऑलरेडी हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देते हैं बैंक्स को,
उसमें वो assumptions हम ऑलरेडी अज्यूम करके, तो हमें इसके लिए बहुत बहुत सेफ गार्ड होकर चल रहे हैं। ऐसे assumptions को अगर हम अज्यूम कर रहे हैं तो हम उसको डिटेल में मेंशन करें कि व्हाट आर दोज assumptions, और क्या वहाँ पे प्लिंथ एरिया रेट्स हैं, और किस तरह की कॉलोनी है, या किस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है, किस तरह का यहाँ पे रेंट मिलता है, आसपास की सराउंडिंग्स कैसी हैं। तो ऐसे assumptions के साथ ही आप एक प्रपोज कंस्ट्रक्शन के कॉलम को फिल कर सकते हो और सेफ गार्ड कर सकते हो क्लाइंट को भी और अपने आप को भी, कि व्हाट आर द assumptions मेड बाय यू, और वो assumption डिटेल्ड होनी चाहिए। और एक मैं आपको रिसेंटली, जैसे हम नेशनल बैंक्स के लिए काम करते हैं, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड भी फॉलो किया है कि जो भी ऐसी assumptions हम फॉलो करते हैं उसके ऊपर कॉन्ट्रेरी क्लाइंट के साइन करवाते हैं। हमने कोई assumption फॉलो की, फॉर एग्जांपल कि मॉड्यूलर किचन फिटिंग, उसके हेड के अंदर हमने 3,50,000 का खर्चा डाल दिया, उसके नीचे कॉन्ट्रेरी हम क्लाइंट के या यूजर के या जो उस घर को कंस्ट्रक्ट करवा रहा है उसके साइन करवाते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की लाइबिलिटी से बचा जा सके। और भी हम और भी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्टर असाइंड है उस कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए, तो हम उससे उसका पूरा कोट है, जो कोटेशन है, वो भी ले सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, और उसको रेफर भी कर सकते हैं। क्योंकि आज के सिनारियो में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत बहुत वेरी करती है। हमारे यहाँ पे राजपुरा के अराउंड जहाँ पे वेयर हाउस का ट्रेंड है, वेयर हाउस गोडाउन बेसिकली है, तो वो शेड पीईबी शेड हैं वो। लेकिन अगर हम उसके कोटेशन, जब मार्केट से हमने मार्केट से कोटेशन उसका लिया कि इस शेड को बनाने के लिए कितना कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगा, तो हमें उसका जो कोट है वो अप्रोक्सीमेट मिला 750 रुपीज पर स्क्वायर फीट। हमें कोट इसलिए मांगना पड़ा क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन लोन का केस था, उसमें भी गोडाउन बनना था, तो बैंक वाज आस्किंग कि अगर इस पे ये गोडाउन बनता है इस तरह से, तो इसकी क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो सकती है। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि उस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या रेट आएगा, क्या उसका कॉस्ट रहेगा, तब तक आप कैसे दे सकते हो। और हम नहीं अज्यूम कर सकते कि ये एक शेड है तो शेड का तो रेट 300 या 400 स्क्वायर फीट रहेगा, तो इतना ही इसमें डाल दो। और अगर आपने ऐसा उसमें डाल दिया और क्लाइंट ने काउंटर क्लेम कर दिया कि योर वैल्यूअर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू असेस द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, तो आप अपने आप कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उन शेड की 750 रुपीज पर स्क्वायर फीट आ ही रही है, क्योंकि उनको जो उसकी टेक्निकलिटीज हैं, जो बिल्डिंग की ड्राइंग्स हैं, जो बिल्डिंग की स्पेसिफिकेशंस हैं, जो कंपनीज को चाहिए, वो इस तरह की है कि इतनी कॉस्ट आती ही आती है। उनको शेड के नीचे प्रॉपर इंसुलेशन चाहिए। तो जहां भी आप अपनी रिपोर्ट में प्रपोज कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो या फिर एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो, तो कोई भी ऐसे अजम्पशंस ना लगाएं जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। आप जस्ट उसको समझ के ही एक सिंपल शेड है, उसके ऊपर एक फ्लैट रेट जो आप आज तक यूज करते हो वो ना अप्लाई करो, उसको समझो, देखो, मार्केट में स्टडी करो, फिर ही उस अजम्पशन को अपनी एक वैल्यूएशन में इनकॉर्पोरेट करो। इसके रिगार्डिंग इतना ही था आज के लिए इस सेशन में। संदीप जी, अगर किसी को कोई डाउट है। Yes, sir. So friends, this is all for this session related to CLDs and peer reviews. Friends, जैसा मैंने आपको बताया, it is very important to read these guidelines and circulars, and especially CLD circular, which is issued by the authority recently.
And this circular is also available on CEV-IF RVO website in important circulars. And as well as it is also available on the official website of the authority, ibbi.gov.in. It is highly recommended to each and every valuer RV to read this circular before issuing any single report under his signature. Now, the session is almost, this topic is almost covered. And if you are having any doubt or query or question related to this topic, friends, see, we are no one to teach you anything. हम आपको कुछ भी पढ़ा नहीं सकते. यहाँ पर काफी हमारे सीनियर मोस्ट वैल्यूअर्स हैं who are most senior and most extreme knowledgeable than the panelist or me or any other person. But this is just the guidelines to aware you to work properly, because sometimes क्या होता है कि आपको पता होता है लेकिन हम इग्नोर कर जाते हैं. लेकिन यहाँ अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई लाइबिलिटी कुछ फिक्स नहीं की गई थी ड्यूरिंग द प्रीवियस वेरी डिकेड्स. लेकिन अभी अथॉरिटी या गवर्नमेंट इस तरफ मूव कर रही है कि हर वैल्यूअर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, और ये चीजें अभी तक नहीं बनी थी या इसके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक अवेलेबल नहीं था वैल्यूएशन सेक्टर में जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सके या आपको वर्क करने में हेल्प कर सके. So that's why this circular is being issued by the authority after consulting and after taking help of all the RVOs, various panelists from the RVOs to issue this. Don't take it lightly. देखिए, कभी भी अगर आप CEP को lightly लेंगे तो आप peer review में आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाला है. अगर आपको नींद आ रही है तो आप एक बार फ्रेश होके आ सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए कि जो भी यहाँ पर बताया जाए उसको ईच एंड, हमारी कोशिश होती है क्योंकि साल में 1 या 2 बार गाइडलाइंस के ऊपर हम आपको बता सकते हैं. और दिस सेशन इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय यू ओनली. आपके फायदे के लिए ही है और आपने ही स्पॉन्सर किया है, तो आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करिए, सो दैट के अगर आप कभी भी कोई रिपोर्ट करते हैं और वो पीयर रिव्यू में फंस जाती है. हमारे कुछ ऐसे पिछले आरवीज रहे हैं जिनकी रिपोर्ट पीयर रिव्यू में फंस गए. बिलीव मी, अभी आपको अमित जी बताएंगे कि अगर आपको किसी भी बैंक से कोई भी नोटिस मिला है तो वो विद इन 24 आवर्स आपको अपने आरबीओ को इन्फॉर्म करना है. अगर आपको किसी बैंक से डीपेनल किया गया है वो इन्फॉर्म करना है. उसके ऊपर आपके ऊपर एक कमेटी बिठाई जाएगी और वो देखा जाएगा कि क्या ये सही है क्या गलत है. तो इसलिए बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, ये तो बैंक की रिपोर्ट है, ये वीजा की रिपोर्ट है. अभी हमारे एक काबिल दोस्त हैं जिन्होंने वीजा की रिपोर्ट की थी और उनके जिसकी रिपोर्ट की थी उनके वाइफ ने उनके ऊपर कोर्ट केस कर दिया कि मैं ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, आई वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, और उन्होंने रिपोर्ट किस लेवल पर दी थी, हाउएवर आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन अगर आपके ऊपर आते हैं और कोई कंप्लेंट होती है आपके खिलाफ, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक स्टेक पर आ सकता है. तो प्लीज टेक दिस सेशन वेरी सीरियसली. अभी अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो हम पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल टेक अ शॉर्ट टी ब्रेक आफ्टर कंप्लीटिंग द डाउट सेशन. अमित जी मेरा एक क्वेश्चन था. देखिए एक मिनट जरा, बांसल साहब, बैंकों ने डी पैनल करना छोड़ दिया है. अब वो ये कहता है कि हमने आपका नाम अपडेट नहीं किया. अब आप पूछेंगे क्यों नहीं किया, ये तो मेरी मर्जी है, अभी करूं या ना करूं, इसका हल क्या है? तो देखिए, ये हाल अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे. वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द कंपनी रिलेटेड मैटर्स. ये जो पर्सनल डिस्कशन है ये हम लोग शाम को करेंगे, सो दैट के 0 आवर हम लोग लेंगे, जो भी डिस्कशन होगी अब उसमें करेंगे. अभी हम लोग सब्जेक्ट से रिलेटेड ही रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बिकॉज दिस क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड टू बी सेंट टू द अथॉरिटी फॉर द रिकॉर्डिंग प्रोसेसेस. अमित जी एक सवाल मैं ये कहना चाह रहा था कि डिफरेंट नेचर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के सिचुएशंस के लिए, जैसे फ्लैट्स है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है या लैंड ओनली है, तो उसमें कोई ऐसे चेकलिस्ट हम लोग क्या बना सकते हैं या है अवेलेबल, जिसमें हम क्लाइंट से कुछ इनपुट पहले से ही ले सकें. जैसा एंगेजमेंट के समय हम लोग ये डिस्क्लेमर या CLD को हम टेक केयर कर सकें. तो इसमें की कोई चेकलिस्ट है क्या कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से ये लिटिगेशन ना हो या ओनरशिप के बारे में हो या लीज डीड के बारे में, ये इनपुट्स हम पहले से चेकलिस्ट कोई है जो हम यूज कर सकते हैं, तो भी ये कोई स्टैंडर्ड बन सकती है. तो
I have not much of experience in the field, but I guess that this checklist can always be prepared based on the nature of property which we are going to evaluate. ये देखिए सर, एक चेकलिस्ट बनी हुई है, ऑलरेडी है, अच्छा। ये अथॉरिटी की तरफ से अभी इस पे डिस्कशन चल रहा है। अमित जी थोड़ा एलाबोरेट करेंगे इसको। This may not be exhaustive, I guess, but it will give us some help कि क्या-क्या चीजें हमें कवर करने ही करने चाहिए। Bansal ji, can we have this checklist on CEB website? यस सर, अभी तो नहीं है, लेकिन ये अभी इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। ऑफिशियल वी आर एक्सपेक्टिंग अ ऑफिशियल सर्कुलर वेरी सून बिकॉज इट इज अंडर डिस्कशन। अभी हमारा 2 महीने से इसके ऊपर एक पैनल बना हुआ है, सीवी इज आल्सो पार्ट ऑफ, तो इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है क्या क्या चीजें जरूरी हैं और क्या क्या चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट हम लोग की एक एफर्ट है कि एक इशू कर दिया जाए, और ये लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों के लिए है, और एसएफए के लिए ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑलरेडी चेकलिस्ट है, उसको भी आगे फर्दर डिस्कस किया जा रहा है सो दैट कि ये आपको जल्दी ही अवेलेबल करा दी जाए इन द शेप ऑफ ऑफिशियल सर्कुलर। इससे फॉलो अप में एक स्मॉल क्वेरी और है, बाकी इसके बाद बात कर सकते हैं कि हम ऐसा डिस्क्लेमर या हम पहले क्लाइंट से ऐसे इनपुट लेते हैं तो पहले तो क्लाइंट को ही इशू हो जाएगा कि ये इनपुट हम नहीं दे सकते, इट शुड बी इन योर स्कोप ऑफ वर्क। एक पार्ट। दूसरा, मान लीजिए बैंक के लिए करते हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, वो भी मे बी दे विल नॉट अप्रिशिएट दीस सीएलडीज। अगर आप सीएलडी का सर्कुलर, राकेश जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सीएलडी का सर्कुलर एक बार गो थ्रू कर जाइए। उसमें ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। 17 पेजेस का सर्कुलर है, बहुत छोटा सा सर्कुलर, बहुत ही सटीक सर्कुलर है जी, तो वहीं से प्लीज रीड इट केयरफुली। उसमें प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और एसएफए सबका अलग अलग दिया हुआ, बहुत डिटेल में दिया गया क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्या नहीं इंक्लूड कर सकते। आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। इट इज अवेलेबल ऑन CEBIAFRView website and also as well as on ibbi.gov.in। CLD, अगर आप CLD लिखेंगे तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। यस सर, मिस्टर ग्रोवर। अमित जी से एक क्वेश्चन था मेरा। यस सर। इन्होंने बोला था कि गूगल अर्थ में जाके हम सर्च कर सकते हैं कि 20 साल पहले यहाँ पे क्या था, बिल्डिंग थी, क्या था, प्लॉट था। तो ये गूगल अर्थ में कैसे सर्च करते हैं, ये नहीं आईडी। सर इसके रिलेटेड एक थोड़े दिन पहले एक CEP हुआ था, हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी एट द पार्ट ऑफ वैल्यूएशन। ओके। उसमें ये सारी चीजें बताई गई थी। लेकिन आपको ये देखिए, जो भी सेशंस होते हैं ये इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप कोई भी सेशन होता है उसको प्रॉपर्ली अटेंड करें। एक हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन, इसके ऊपर एक सेशन पूरा का पूरा हुआ था। क्योंकि काफी बड़ा ये टॉपिक है, गूगल अर्थ को कैसे इस्तेमाल करें। फिर भी मैं कोशिश करूंगा अमित जी, अगर आप शॉर्ट में कुछ इसके बारे में गाइड कर सकें। संदीप जी, राजेश हियर। यस सर, राजेश जी। If you don't mind, I can share that Google Earth historical images in the group after this class. Yes sir, welcome, most welcome. Because I mostly use these related. अगर उसके ऊपर कोई लिटरेचर वगैरह है तो वो दे दीजिए, ग्रोवर साहब को थोड़ा हेल्प होगा, ग्रुप में आप शेयर करिए। Sure. इन केस अगर कोई लिटरेचर कुछ है, सो दैट मिस्टर ग्रोवर को या बाकी के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने वो क्लास मिस किया, so that they can be able to be guided accordingly. Because this is being used on a regular basis by myself and my team regularly. Yes, very important and very necessary to use it. Yes, it is. और इसके ऊपर एक PPT भी है पिछले CEP की, वो भी CEB में वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। CEP सेशंस में आप चाहे तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राजेश जी, अगर आपके पास कोई लिटरेचर है आप भी दीजिए, मैं उस PPT के अंदर ही उसको ऐड कर दूंगा, सो दैट ये वेबसाइट पर हमेशा के लिए अवेलेबल है। Sure, I'll do it. Yes sir. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Sandeep sir. Yes sir. Sir, good morning sir. Actually Yeah, my question is regarding sir academic. Sir, in income approach, how we will decide sir this capitalization rate sir practically? हाँ, ये इसके ऊपर सेशन अभी आफ्टर लंच ब्रेक है कि इनकम अप्रोच और कॉस्ट अप्रोच और मार्केट अप्रोच को कहाँ पर करना है और कैसे करना है और रेट कैसे डिसाइड करें। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये आपको डिपेंड करता है। देखिए, जितना रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन आप ज्यादा लेंगे उतनी वैल्यू कम आएगी।
Yes, तो sir. मार्केट को सारा स्टडी करके आपको देखना है और उसमें सिंकिंग फंड का कोफिशिएंट सारा कुछ मैटर करके देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ये सारा आपको अगर आपको याद होगा, इट वाज अ पार्ट ऑफ सिलेबस आल्सो। 21 मार्क्स का इसमें Yes, sir. अप्रोचेस में था और 26 मार्क्स का केस स्टडी था। इट वाज अराउंड 47 मार्क्स सब्जेक्ट। It is not easy to explain everything in this short session, but we will try to organize a practical case study class and practical use of these approaches very soon. Thank you. Thank you, sir. Yeah. सर हेलो। Yes, sir. Yes, sir, Mr. Vijay. सर एक डिक्लेरेशन हम यूज करते हैं अपने रिपोर्ट्स के साथ, और एक हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर वैल्यूअर्स अटैच करते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जस्ट वी प्रिंट इट एंड अटैच। व्हाई वी कैन नॉट डिस्पेंस इट विद इट? इफ वी गिव टू बैंक वन स्टैंडर्ड, व्हाई वी आर वेस्टिंग 2 pages फॉर एवरी रिपोर्ट? वी आर सेविंग पेपर आल्सो। सर प्रॉपरली क्लियर नहीं समझ आया आपका क्वेश्चन। सर वो आपकी गलती है, उसको आप फिल करके ऐसे की ऐसी वैल्यूएशन के साथ लगा रहे हो। उसकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक टेबल है जिसमें आपको पूछा गया है कि आपने कौन सी अप्रोच यूज की। नहीं, वो डिक्लेरेशन में पूछा गया है सर, उसके टेबल है ना सारा उसके नीचे। अच्छा, आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हो? मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। वो तो बैंक का ना एक इंटरनल सर्कुलर है कि नहीं, why we cannot take up with bank, why to dispense it with it? Because it is standard thing. We are saving money. सर we are saving trees also. सर हम किसी भी तरीके से ये आरवीओ बैंकिंग जो वैल्यूएशन है, जब बैंकिंग की जो इंटरनल पॉलिसी है, मैं उसके ऊपर किसी भी तरह की लिटिगेशन के ऊपर नहीं पड़ रहे। अभी हमारा काम है कंपनी एक्ट के लिए फोकस करना, बीबीआई के सर्कुलर को फोकस करना। वो तो ठीक है, इट्स ओके। Any other question? अभी जी, Yes, Mr. Chandra. Yes, Varun ji. हाँ जी, अभी जी आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है। आई माई सेल्फ फील कि जो नॉलेज शेयरिंग सेशन में ये प्रेजेंटेशन आई है, सबने इसमें कुछ ना कुछ सीखा है। एक इसमें पॉइंट आया था रिगार्डिंग लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट के लिए आपने एक इसमें सीएलडी में बताया था कि हम अपनी रिपोर्ट के अंदर ये लिख सकते हैं कि अगर किसी भी हमें विटनेस देनी पड़े तो उसके लिए हम सेपरेट फीस लेंगे। तो इसके ऊपर से थोड़ा सा वर्कआउट इस लैंग्वेज को चेंज करने के लिए हमें करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ आवर लीगल टीम ऑफ आरवीओ। बिकॉज अगर कोर्ट में केस जाता है तो वो हमें डाइट मनी देते हैं, और डाइट मनी जो होती है डेट इज बाय बस, और साथ में 100-200 रुपये आपको पड़ा देती है कोर्ट की। 500 रुपये ले लो, घर चले जाओ। राइट। तो अगर हमने सर अपनी कोई वहां पे रिपोर्ट इशू की है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी बैंक से 10-20 हज़ार रुपये फीस ली हुई है, और जब कोर्ट में विटनेस देने के लिए हम जाते हैं, टाइम हमारा पूरा दिन का वेस्ट हो जाता है, और उसके अंदर हम डाइट मनी 500 रुपये लेके आ जाएं तो क्या फायदा उस चीज का? तो इसके लिए थोड़ा सा सर आप अमित जी आप भी वर्कआउट कीजिए। मैं भी सोचता हूँ सो दैट इस सीएलडी में इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें कि हमारे वैल्यूअर्स को कभी भी कोर्ट में जाने में कभी परेशानी ना हो बाद में। राइट सर, वो जो एप्लीकेबल लॉ है वो डाइट मनी का ही है अभी तक। तो उसमें बस इतना है कि ये रिइंबर्समेंट है जो आप बोल रहे हो 100, 200, 500, और वो भी अगर आपने लेना हो वहां से, उसके लिए भी आपको एक अलग लाइन में खड़े होना पड़ेगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज को भुगत चुका हूँ जी, एक तो बात वो वेरी क्वाइट ओल्ड टाइप। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट करें तो कुछ इस तरीके से इनकॉर्पोरेट करें कि भी हमें हमारी फीस के इक्विवेलेंट ही पैसे मिले। बिल्कुल। देखिए, अगर आप एक्सपर्ट एडवाइस कोर्ट के लिए देते हैं और आपको विटनेस के लिए बुलाया जाता है तो ये चीजें लाजमी है फेस करना। लेकिन अगर आपको एज अ टेक्निकल कमिश्नर अपॉइंट किया गया है फॉर अंडर द रिक्वेस्ट ऑफ एनी ऑफ योर क्लाइंट्स, देन तो जो क्लाइंट है या उसकी लायबिलिटी हो जाती है फीस पे करनी। लेकिन अगर आपको कोर्ट ने एक्सपर्ट विटनेस बनाए हैं तो आपको जो फी है जो अभी तक फिक्स है वो ही दी जा सकती है एज पर लॉज ऑफ द कंट्री। लेकिन जैसा आपने बताया हम उसको जरूर चाहेंगे कि जैसा जो आपका सजेशन है ये काफी अच्छा सजेशन है और सभी के लिए फायदेमंद है। अगर कुछ हो सके तो अमित जी आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज।
तो हाँ जी। अगली मॉनिटरिंग कमेटी में इसको एडवाइजरी कमेटी की तरफ से आप मानिए कि ये एक सजेशन आया है, और वरुण जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडवाइजरी कमेटी की तरफ से इसको फॉरवर्ड कर दें, सो दैट मॉनिटरिंग कमेटी से रिकमेंड करा के हम इसको फॉरवर्ड आगे कर सकते इस फीस को सर ये क्लाइंट के ऊपर भी नहीं डाल सकते, हायर ऑफ द टू जो पहले से डिक्लेयर करते हैं लिटिगेशन में होता है ये